हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले विच इज चैप्टर नंबर 10 ऑफ आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम उन माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन के लिए क्या है, यूजफुल है किसी भी वे में। और उन माइक्रोब्स का नाम ऑब्वियसली आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो हम एक एक करके यूजेस पढ़ने वाले हैं किसके, माइक्रोब्स के, इस चैप्टर के अंदर। तो हमें पता है कि माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट जितने भी थे वो हम पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, या 11th में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा हुआ है। हार्मफुल इफेक्ट्स में जैसे कि कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं पैथोजन, उनके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो कि हमारे खाने को जो है वो खराब कर देते हैं। ठीक है, खाने को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, कंटामिनेट कर देंगे। तो जनरली फंगस होते हैं वो, जैसे कि ब्रेड मोल्ड हो गया, हमारा राइजोपस जो है। तो ये जो है वो क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स। इस चैप्टर में हम हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले। इसमें हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे क्या माइक्रोब्स के, कि हमें किस किस वे में माइक्रोब हेल्प कर सकता है। तो माइक्रोब किस किस वे में हमें हेल्प करेगा, उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो अगर माइक्रोब्स की बात करो तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोब्स होते क्या है। तो बहुत ही इजी सी बात, छोटी सी बात, कि माइक्रोब कौन होते हैं। तो हमें पता है कि वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि बिना नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, हमें इसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, विच इज माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है इनको देखने के लिए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की प्रेजेंट में देख सकते हो, अदरवाइज नेकेड आई से आप इन ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते हो। उसके बाद प्रेजेंट एवरीवेयर, ये जो है ये हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, वाटर में, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स, इसलिए इनको कॉस्मोपॉलिटन भी बोला जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ऐसे माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जो कि हर जगह मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इनकी। डाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग टाइप के हैबिटेट के अंदर ये रह सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे रह सकते हैं। सम कैन एग्जिस्ट एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने हाई टेम्परेचर या फिर इतने लो टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं जिसपे कोई दूसरी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, उस पे ये माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो है वो क्या करते हैं, वो टॉलरेट भी कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को भी कुछ टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह मिल सकते हैं आपको। अगर मैं क्लासिफाई करने की या टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स की बात करूं तो माइक्रोब्स मतलब वो जो कि हम देख नहीं सकते हैं, तो जनरली वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर इन नेचर है। यूनिसेलुलर इन नेचर का मतलब जो कि एक ही सेल है ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के अंदर, तो उस एक सेल को हम नेकेड आई से जनरली नहीं देख पाते हैं। तो जितने भी जनरली हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं माइक्रोब्स, जिसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादातर है। ठीक है, किंगडम मोनेरा। उसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के सारे मेंबर्स आ जाते हैं, जिनमें प्रोटोजोन जो है वो मोस्ट कॉमन वन है। उसके अलावा फंजाई, फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी होती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है फंजाई। फॉर एग्जांपल यीस्ट, जो यीस्ट होती है सैक्रोमाइसीस, जो फंगस का एग्जांपल है, 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, वो यूनिसेलुलर भी होती है। बाकी जितनी भी फंगस होती हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। द स्पोर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है स्पोर्स। इसी वजह से अगर आप ब्रेड या फिर कोई भी अपनी रोटी वगैरह बाहर छोड़ देते हो, थोड़ी देर के बाद उस पर फंगस आ जाती है। तो फंगस कहाँ से आई, जिसका मतलब एटमॉस्फेयर में फंगस के स्पोर्स हर जगह घूम रहे हैं। तो ये फंगस जो है स्पोर्स की फॉर्म में हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो माइक्रोब जो है वो डायरेक्टली फंगस भी हो सकती है, या फंगस के स्पोर भी जो है वो भी जो है वो क्या हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं। देन सर्टेन एल्गे, सारी एल्गे नहीं, बहुत ही कम एल्गे, ठीक है, जो कि क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक होंगी, उनको आप माइक्रोब्स में काउंट कर सकते हो। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, वायरसेस तो क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक। वायरस का एक कॉमन एग्जांपल जो हमने देखा, बैक्टीरियोफेज, वो भी माइक्रोस्कोपिक है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, आप 6 चैप्टर से जानते आ रहे हो। बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो वायरसेस भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, आप देख नहीं सकते हो नेकेड आई से। देन वायरॉइड्स, वायरॉइड्स क्या है, ये हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, वायरॉइड्स और उसके अलावा प्रायंस भी। वायरॉइड्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरस से भी ज्यादा छोटे हैं। वायरस के पास एक कोट होता है और एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरॉइड्स के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, सिर्फ क्या है, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन का कोट नहीं है। तो वायरॉइड्स वायरसेस से भी ज्यादा छोटे होते हैं। उसके अलावा प्रायंस, प्रायंस भी क्या है, प्रायंस भी प्रोटीन है। प्रायंस आर जस्ट प्रोटीन पार्टिकल्स। इनके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है, देयर इज नो जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ प्रोटीन है इसके पास। और ये जो है क्या कर सकता है, ये जो है डिसीजेस कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर, बट स्टिल हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोब्स में काउंट कर सकते हैं। तो जनरली ये कैटेगरीज हैं जिनको आप माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर काउंट कर सकते हो। अब माइक्रोब्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए, यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनके यूज की वजह से हम बैक्टीरिया और फंगस, कुछ बैक्टीरिया और फंगस लाइक जो माइक्रोब्स हैं, इनको हम ग्रो भी करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी लैब में जाओगे तो आपको शायद दिख भी जाए कि पेट्री प्लेट्स या पेट्री डिश के ऊपर न्यूट्रिटिव मीडियम हमने रखा होता है, छोटी छोटी ट्रेज होती हैं पेट्री प्लेट्स, उनके ऊपर न्यूट्रिटिव मीडियम डाल के आप क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करवा सकते हो। तो आपको पेट्री प्लेट्स दिख जाएंगी वो, जो कि
जिनके ऊपर क्या ग्रो कर रही होगी, कॉलोनी ग्रो कर रही होगी एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया की, ठीक है, तो कॉलोनी ग्रो कर रही होगी। सिमिलरली आप फंगस भी क्या कर सकते हो, न्यूट्रिटिव मीडियम पे क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ट्रे चाहिए, उस ट्रे में न्यूट्रिटिव मीडियम होना चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन होना चाहिए, किसके लिए, इस बैक्टीरिया या फंगस के ग्रो करने के लिए, और आप बस हल्का सा बैक्टीरिया उसके ऊपर डाल दो, अलग अलग जगह पे टच करा दो, तो क्या होगा, जिस जगह पे आपने बैक्टीरिया रखा है वहां पे कॉलोनी बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है, फंगस जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस कर करके कॉलोनीज बना लेंगे अपनी, ठीक है, कॉलोनीज मतलब अपने ग्रुप्स बना लेंगे उसके ऊपर। तो अब ये जो पेट्री प्लेट है, आपको कभी भी ये बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना है या इस बैक्टीरिया का आपको यूज करना है, तो फटाफट से लैब में से प्लेट आपने निकाली, इसको खोला, उसमें से आपने इसको बैक्टीरिया को निकाला और उसको स्लाइड पे रख के अगर आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर देख सकते हो, या फिर उसको अगर यूज करना है तो आप किसी वे में उसको यूज कर सकते हो। तो पेट्री प्लेट पे हम ग्रो भी करते हैं किसको, बैक्टीरिया एंड फंगस को ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम। न्यूट्रिटिव मीडियम तो ऑब्वियसली जरूरी है ना, न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो ग्रो करेंगे, अदरवाइज ऐसे कैसे ग्रो कर लो, ठीक है, तो ग्रो। अब हम देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना क्या है, जबकि हमने देख लिया है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, हमें पता था पहले से, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट हमें पहले से पता था कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, अभी तक हमने बहुत ज्यादा कुछ नया जाना नहीं है, ठीक है। आगे भी जो है हम सिर्फ नाम नए जानेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, जो जो चीजें पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बस एक बार देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है, कंपाइल कर लेते हैं हम सारी चीजों को कि चैप्टर में करना क्या है, हमें कहाँ तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, किस पॉइंट तक। तो यूजेस ऑफ माइक्रोब्स पढ़ने हैं हमें पूरे चैप्टर के अंदर, बस पहली बता चुका हूँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के अच्छे के लिए जो जो माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं, बुराइयां हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, सिर्फ अच्छाइयां पढ़ने वाले हैं। तो यूजेस ऑफ माइक्रोब्स की अगर बात करें तो सबसे पहला यूज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आप घर के अंदर जो डेली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप यूज कर रहे हो और शायद आपको पता भी नहीं है कि उसके अंदर माइक्रोब्स का बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, और आज हम यही कवर कर लेंगे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है, जिनके जो कि माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपकी ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं उसके अंदर, मेडिसिन वगैरह आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को के अंदर डिटेल के अंदर कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट बनाने में, वो भी पढ़ेंगे। देन सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है, हमारे जो सीवेज जो रहता है, जो घरों से हाउस होल्ड सीवेज जो रहता है, म्युनिसिपल वेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें से जो सीवेज का पानी है, जो फ्लूइड है, उसको डायरेक्टली आप नदियों में नहीं डाल सकते, आपको उसको पहले ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। उन प्लांट्स को जहाँ पे वो ट्रीट होता है पानी नदियों में जाने से पहले, उसको हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ माइक्रोब्स का यूज है, वो पढ़ने के लिए हम पूरा प्लांट एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है सीवेज ट्रीटमेंट से। उसके बाद बायोगैस, ठीक है, बायोगैस में कौन सा माइक्रोब हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, और थोड़ा बहुत बायोगैस प्लांट की कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेंगे। बायोगैस आपको पहले से भी आता है तो ये टॉपिक यहाँ पे जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह कैसे यूज किया जा सकता है माइक्रोब को। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तब भी पता चलेगा, अभी भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लो। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब होता है कि अगर कभी भी क्रॉप के अंदर कोई पेस्ट आ गया, पेस्ट का मतलब कोई ऐसा अनवांटेड ऑर्गेनिज्म जो कि आपको नहीं चाहिए या जो आपकी क्रॉप को खराब कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो जनरली, या फिर फार्मर जनरली क्या करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि केमिकल पेस्टिसाइड्स अच्छे नहीं होते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और ये क्या कर सकते हैं, ये एक स्टेज के बाद जाने के बाद हो सकता है आपकी क्रॉप को भी नुकसान पहुंचाए, ठीक है, और पॉल्यूशन भी करते हैं, वो तो अलग ही बात है, ठीक है, और बॉडी पे भी हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं। तो आप किसका यूज करते हो, आप बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हो, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को आपने अपनी क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि उस ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि पेस्ट को खा रहा है लेकिन आपकी क्रॉप को नहीं खा रहा, तो क्या होगा, तो आपके पेस्ट का अमाउंट अपने आप कम हो जाएगा, और आपने किसका यूज किया, बायोलॉजिकल एजेंट का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया आपने, और इसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी क्रॉप के ऊपर भी, और जो क्रॉप को यूज कर रहा है उसकी बॉडी के ऊपर भी, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट में आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो किसी पेस्ट को कम करने के लिए अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है, तो यह यूज होता है बिल्कुल हैबिटेट के बेसिस पे कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है किस ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो उस अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हो, डिटेल में पढ़ेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स में। तो जैसे नाम पता चल रहा है बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज किया टू कंट्रोल द पेस्ट, ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स। देन बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स जो है आपको पहले भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, यहाँ पे बस एक बार कंपाइल कर लेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में कि ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फर्टिलाइजर दो तरीके के हो सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर बायो फर्टिलाइजर हो सकता है, तो चूज करने को दिया जाए तो ऑब्वियसली आपको बायो फर्टिलाइजर ही चूज करना है, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर जो है हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसका कोई भी, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब दो बायोलॉजिकल एजेंट्स या ट्रीटमेंट्स व्हिच कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जब ये पढ़ेंगे तो थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे इंक्रीज होती है और किस वे में इंक्रीज हो सकती है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये 6 पॉइंट्स हमें इस पूरे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने हैं। जैसे ये 6 पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड इफेक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूजेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूजेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर्स, ये टॉपिक्स खत्म करने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम पहला टॉपिक जो है खत्म कर लेंगे, विच इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि हमारे घर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो डेली वेज यूज हम करते हैं घर के अंदर प्रोडक्ट्स, उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें माइक्रोब्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और कौन से माइक्रोब्स हैं उनका साइंटिफिक नेम भी हमें पता
होना चाहिए। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देखते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में सबसे पहले स्टडी करेंगे हम कर्ड के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है, कोई नई बात नहीं है शायद। ये आपको पहले भी पता है कि कर्ड जो है वो दूध से दही बनता है, तो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है हमारा, ठीक है। सो मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अब कर्ड में जो मिल्क कन्वर्ट हो रहा है, ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है? तो ड्यू टू अ बैक्टीरिया विच इज LAB। इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। LAB की फुल फॉर्म क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका एक और नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। नाउ व्हाई द नेम बैसिलस, ठीक है। इसका नाम बैसिलस क्यों पड़ा? तो बैसिलस का मतलब क्या होता है? बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की 11th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं कि शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बैसिलस बोलूं तो रॉड शेप, फोकस बोलूं तो आपका स्फेरिकल शेप, विब्रो बोलूं तो कॉमा शेप। तो रॉड शेप हो गया बैक्टीरिया, रॉड शेप हो गया, ठीक है। स्फेरिकल हो गया तो फोकस, देन कॉमा शेप भी रहता है बैक्टीरिया, कॉमा शेप हो गया बैक्टीरिया तो विब्रो। स्पाइरलम, स्पाइरल शेप रहेगा स्पाइरलम, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स रहती हैं आपके बैक्टीरिया की, ठीक है। बैक्टीरिया की शेप में हमें नहीं जाना है, 11th क्लास का टॉपिक था, क्वेश्चन आता तो वहां से आता है, यहाँ वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कर्ड बनाने में जो माइक्रोब यूज होता है उस माइक्रोब का नाम है लैक्टोबैसिलस, इसको LAB के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAB? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एज द नेम सजेस्ट, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगा। अब लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, जरा ध्यान से सुनना। मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो मिल्क के प्रोटीन को क्या करेगा? मिल्क के प्रोटीन को कोगुलेट करा देगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या करेगा? मिल्क के प्रोटीन को कोगुलेट करा देगा, ठीक है। और कोगुलेट कराने के बाद, कोगुलेट का मतलब होता है प्रोटीन का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। लेट्स से ये प्रोटीन है, ठीक है? ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन एक जगह आके क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, लंप बना लेगा। तो आपको जो फ्लूइड था, जो मिल्क जिसके अंदर प्रोटीन जो है चेन की फॉर्म में घूम रहा था, अब वो प्रोटीन जो है क्या हो गया है? इकट्ठा, कोगुलेट हो गया। उस कोगुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा मिल्क, ठीक है। मिल्क क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई। और क्यों होता है ऐसा? बिकॉज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। क्या करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, और इस पार्शियल डाइजेशन की वजह से, ठीक है, और डाइजेशन के दौरान एक प्रोडक्ट भी बना रहा है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड भी बन रहा है जब ये मिल्क प्रोटीन का क्या कर रहा है? डाइजेशन। अब क्या होगा? ये मिल्क प्रोटीन कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट का मतलब होता है जमना, ठीक है, या इकट्ठा हो जाना। तो प्रोटीन कोगुलेशन का बेसिकली मतलब होता है प्रोटीन्स गेट कोगुलेटेड, ठीक है। और कोगुलेशन का और कॉमन एग्जांपल आपको क्या दिखता है? बिल्कुल एग के अंदर दिखता है। जब हम रॉ एग को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से फ्लूइड निकलता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमको मिलता है उसके अंदर से, जो प्रोटीन है मेजरली, तो प्रोटीन मिला उसके अंदर से हमें। लेकिन जब हम उसको बॉईल कर देते हैं तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होता है? वो कोगुलेट हो जाता है। तो जब बॉइल्ड एग होता है उसका जो प्रोटीन है वो सॉलिडिफाई हो चुका है। तो कैसे फ्लूइड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया? ये जादू कैसे हो रहा है? तो ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन कोगुलेशन होने की वजह से जो फ्लूइड है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है? सॉलिड के अंदर। तो ये कैसे हो सकता है कोगुलेट प्रोटीन? तो प्रोटीन टेम्परेचर की वजह से कोगुलेट हो सकता है, या पीएच की वजह से भी कोगुलेट हो सकता है। तो पीएच क्या होता है? अगर आप पीएच चेंज कर दो, एसिडिक कर दो मीडियम को, तब भी प्रोटीन क्या हो सकते हैं? कोगुलेट कर जाते हैं। यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो आपके मिल्क में प्रेजेंट है वो क्या करेगा? वो मिल्क की प्रोटीन को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करेगा। इस डाइजेशन के दौरान एक प्रोटीन बन रहा एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा? कोगुलेट कर जाएगा, और इसकी वजह से जो मिल्क है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड के अंदर, ठीक है। तो मिल्क कर्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेसिन। सेसिन प्रोटीन जो है वो क्या है? वो है मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन का नाम आपको पता होना चाहिए। सेसिन प्रोटीन जो है वो क्या है? मिल्क प्रोटीन है। और ये जो मिल्क प्रोटीन है वो कोगुलेट कर जाता है, ठीक है। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लैक्टोज था। लैक्टोज जो है वो एक शुगर है। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि मिल्क शुगर क्या होती है, तब आपका आंसर रहेगा लैक्टोज, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपका आंसर रहेगा सेसिन, ठीक है। तो सेसिन इज द मिल्क प्रोटीन, लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। यहाँ पे कर्ड कन्वर्ट होती है, तो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, विच इज सेसिन नॉट लैक्टोज, ठीक है। तो एमसीक्यू अगर आ जाएगा तो सेसिन आंसर रहेगा, लैक्टोज आंसर नहीं रहेगा, बी केयरफुल। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, ठीक है, विच कॉज द कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन द मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अब क्यों कर रहे हैं हम ये इतनी सरदर्दी? क्यों कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या सिर्फ टेस्ट में फर्क रहता है? टेस्ट में तो ऑब्वियसली आपको साफ साफ फर्क दिखता है कि कर्ड जो है थोड़ी खटास देती है टेस्ट में, ठीक है, उसका एक यूनिक टेस्ट है एज कम्पेयर टू द मिल्क। और वो टेस्ट, खट्टा जो टेस्ट आता है वो क्यों आता है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड एक एसिड है और हम सब जानते हैं कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं थोड़े टेस्ट के अंदर। इसीलिए लैक्टिक एसिड जो है वो ज्यादा होने की वजह से, द कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोथ, लैक्टिक एसिड की भी और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की भी, दोनों की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली कर्ड के अंदर, क्योंकि कर्ड खट्टा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड
which is produced by LAB. LAB का मतलब lactic acid bacteria. Now LAB increases the nutritional quality of the curd. LAB क्या करता है, सिर्फ स्वाद ही नहीं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ा रहा है कर्ड में. मतलब मिल्क, अगर आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप उसको कर्ड में कन्वर्ट करके कंज्यूम कर लो तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है. ठीक है, कैसे बढ़ रही है? वाइटामिन कंटेंट बढ़ जाता है. हियर कम्स द क्वेश्चन कि कौन सा वाइटामिन कंटेंट. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइटामिन B12 याद रखना है आपको. ठीक है, वाइटामिन B12 की जो कंसंट्रेशन है कर्ड के अंदर बहुत हाई होती है. ठीक है, जो कि मिल्क के अंदर नहीं होती. तो कर्ड में वाइटामिन B12 की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है. उसके अलावा आपको क्या है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा तो ये गुड बैक्टीरिया है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज गुड बैक्टीरिया. ये गुड बैक्टीरिया क्या करता है बॉडी के अंदर? बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ठीक है, ये क्या करेगा? जो हमें बीमार कर सकते हैं बैक्टीरिया, अगर मेरी बॉडी में, गट के अंदर, मेरे पेट के अंदर, मेरे इंटेस्टाइन के अंदर कहीं भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है तो ये चेक करता है कि कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब वहां पे ग्रो ना करे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैक्टिक, हमारी जो कर्ड है वो इम्यूनिटी भी इंक्रीज करती है. आपने सुना होगा कि कर्ड खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है. क्यों बढ़ती है? दो तरीके से. एक तो वाइटामिन B12 जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, वाइटामिन B12. ठीक है, उसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन आवर बॉडी चेक्स द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. हमारी बॉडी के अंदर जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक भी करता है. कौन? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज अ गुड बैक्टीरिया व्हिच हेल्प्स टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर बॉडी. ठीक है, ये एक ऐसा माइक्रोब है जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को ही रोक रहा है. बैड माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करेगा? ये रोकेगा. तो कर्ड में आपको इतना याद रखना जरूरी है. ठीक है, जितना मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया उतना याद रखना बस आपके लिए जरूरी है. इतना याद रखना जरूरी. उसके बाद सेकंड जो प्रोडक्ट है, सबसे पहला प्रोडक्ट अपन पढ़ चुके हैं विच इज कर्ड. सेकंड पढ़ रहे हैं हम डो. ठीक है, जो आटा रहता है, जो गूंदते हैं हम, आटा बोलना. ठीक है, हम जो गूंद देते हैं, डो जो रहता है हमारा, इडली के लिए जो डो प्रिपेयर करते हैं हम, डोसा के लिए डो प्रिपेयर करते हैं, ब्रेड्स वगैरह के लिए, नान के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, छोले भटूरे में जो भटूरे रहते हैं उनके लिए जो डो प्रिपेयर करते हैं, उनमें भी आप फर्मेंटेशन के लिए किसका यूज करते हो? माइक्रोब का. फर्मेंटेशन वहां पे हम कहते हैं उसको खमीर. ठीक है, होपफुली आपको पता हो ये नाम, कि जो हम आटे में खमीर प्रोड्यूस करते हैं. खमीर इन द सेंस यू आर फर्मेंटिंग द फूड. आप क्या कर रहे हो? उस फूड को फर्मेंट कर रहे हो. फर्मेंट से दो चीजें होती है. फर्मेंट से टेस्ट तो आता ही आता है. ठीक है, एक स्पेसिफिक टेस्ट आता है, तो टेस्ट तो आता ही आता है. साथ में फ्लफी बनता है डो. डो क्या हो जाता है? फ्लफी हो जाता है. और उस डो से अगर आप कुछ भी बनाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा? फ्लफी हो जाएगा. तो डो के अंदर जो है, और मोस्ट कॉमन आपको दिखता है इडली के अंदर, डोसा के अंदर, ब्रेड के अंदर. इसलिए इन सब के जो आटे हैं, इन सब के लिए जो आप डो प्रिपेयर करते हो वो कुछ घंटे पहले प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो. उसमें थोड़ा सा यीस्ट डालते हो आप. ठीक है, या फिर आटे को नॉर्मली ऐसे गूंद के छोड़ दिया. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, और आपने रख दिया उसको कि उसके अंदर क्या हो जाए? फर्मेंटेशन हो जाए. ठीक है, और फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक टाइप की रेस्पिरेशन है. ठीक है, ये आपको पता है 11th क्लास से. फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. और तो क्वेश्चन इज कि एरोबिक है कि एनारोबिक है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ये आप जानते हो फर्मेंटेशन. और इस फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, ये हटा रहा हूँ. फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है? फर्मेंटेशन के बारे में सुन लो थोड़ा बहुत. पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है. फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में आपको सबस्ट्रेट चाहिए सबसे पहले. सबस्ट्रेट का मतलब कोई भी न्यूट्रिटिव मीडियम, कोई भी न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए. तो आपको सबस्ट्रेट चाहिए. इस सबस्ट्रेट के ऊपर, मतलब जहां से न्यूट्रिशन ले सके, इस सबस्ट्रेट के ऊपर आपको कोई माइक्रोब चाहिए. मतलब ऑब्वियसली कोई ना कोई सेल तो चाहिए ना, जो कि क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा. सबस्ट्रेट दो, माइक्रोब दो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दो, तो ये क्या देगा आपको? तो ये आपको फर्मेंटेशन करके देगा. और फर्मेंटेशन के दौरान एक गैस रिलीज होती है जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. सिमिलरली फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच इज एन एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट ग्लूकोज हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूँ ग्लूकोज का. ठीक है, और भी फ्रक्टोज भी हो सकता है आपका. ठीक है, तो सबस्ट्रेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. तो ग्लूकोज हो सकता है. सिमिलरली हम जो आटा गूंथते हैं, उस आटे में जो हमारा जो स्टार्च वगैरह प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, या किसी भी टाइप की शुगर प्रेजेंट है, या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो किसका काम करता है? सबस्ट्रेट का. और आपने क्या किया? आपने माइक्रोब डाल दिया उसके अंदर, आटे के अंदर गूंथते समय, उस आटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? फर्मेंटेशन. और फर्मेंटेशन होने के बाद क्या होगा? फर्मेंटेशन होने के बाद उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, उस डो के अंदर क्या प्रोड्यूस जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिश करेगी कि मैं बाहर निकलूं, और बाहर निकलते हुए क्या हो जाएगी? बाहर निकलते हुए ये आटे के अंदर पोर्स क्रिएट कर देगी. और ये जो पोर्स क्रिएट करेगी आटे के अंदर, और पोर्स क्रिएट करने के साथ साथ क्योंकि अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर देगी डो का. तो आप देखोगे कि फर्मेंटेशन होने से पहले और फर्मेंटेशन होने के बाद जो वॉल्यूम है इसका डो का, वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. क्यों करता है? क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है, और क्योंकि वो पोर्स क्रिएट कर गई है. क्योंकि वो पोर्स क्रिएट कर गई है, तो आपका जो डो है वो फ्लफी भी बनता है. ठीक है, तो बेकिंग में जनरली यूज किया जाता है बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन का. ठीक है, यीस्ट का यूज करते हैं आप लोग, शायद आपको पता होगा, अभी देखेंगे. यीस्ट का यूज करते हैं हम क्या करने के लिए? फर्मेंटेशन करने के लिए, बेकिंग के टाइम पे. ठीक है, केक्स वगैरह बनाने के लिए फर्मेंटेशन का यूज किया जाता है. ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड भी जब आप खरीद के लाते हो तो उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. वो पोर्स क्यों है? वो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड है, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के दौरान. ठीक है, और फर्मेंटेशन क्या होती है? एक टाइप की रेस्पिरेशन.
उसके अलावा अब रीड कर लेते हैं माइक्रोब फॉर फर्मेंटेशन। डो फॉर्मेशन में इडली, डोसा, ब्रेड ये सब बनाने में जो है आप यूज करते हो माइक्रोब्स को, किसके लिए? फर्मेंटेशन के लिए। देन अगर मैं बात करूं ब्रेड और बेकिंग में जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है सैक्रोमाइसीस सर्वेसी। ये एक टाइप की फंगस है विच इज द यीस्ट। यही है वो यीस्ट जिसका आपने नाम सुना होगा, यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट है वो यही है। और क्योंकि यहाँ पे ये बेकिंग में यूज हो रही है, ध्यान देना यहाँ पे ये यीस्ट किसमें यूज हो रही है? बेकिंग में यूज हो रही है। और जितने भी बेकर्स होते हैं अपनी बेकर्स इंडस्ट्री के अंदर, अपनी बेकरी के अंदर ये यीस्ट उनके पास जरूर होती है और वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस यीस्ट का, क्योंकि ये बहुत अच्छे अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और बेकिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इसीलिए इस यीस्ट को क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट। क्या नाम है इस यीस्ट का? बेकर्स यीस्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है इस यीस्ट का? बेकर्स यीस्ट। तो बेकर्स यीस्ट क्यों बोलते हैं इसको बेकर्स यीस्ट? क्योंकि ये फर्मेंटेशन करने के बाद क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज प्रोड्यूस करती है, अल्कोहल। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो सिर्फ देख लो, अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो दो चीजें मिलती हैं मेरे को जब मैं यीस्ट से फर्मेंटेशन कराता हूँ। इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। अल्कोहल रिलीज होती है, ठीक है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे किस किस बाय प्रोडक्ट का यूज हो रहा है? फर्मेंटेशन के किस बाय प्रोडक्ट का यूज हो रहा है बेकिंग में? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो याद रखना कि बेकर सीज बोलते हैं हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी को। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन व्हिच इज यूज्ड इन बेकिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। उसके अलावा और भी तो माइक्रोब होंगे जो कि फर्मेंटेशन करने के बाद हमें हेल्प कर रहे हैं। कैसे? बेकर सीज है। बेकर सीज का नाम सबसे ज्यादा आता है और आपके पक्का एग्जाम के अंदर किसी एक ना एक क्वेश्चन का आंसर सैक्रोमाइसिस सर्वेसी होगा ही होगा, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी में, आगे भी यूज है इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो इसके अलावा भी कोई माइक्रोब होता है क्या जो कि हमें बेकिंग में हेल्प करता है या फिर हमें ये सब बनाने में हेल्प करेगा? बिल्कुल। तो बैक्टीरिया की स्पीशीज होती है कुछ। तो दीज आर द बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। दीज आर द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया जो कि क्या करती हैं? जो कि फर्मेंटेशन कर सकती हैं और फर्मेंटेशन में हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, बट जो क्वेश्चन जनरली आता है वो आता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी से। ये भी आपके नोट्स में नाम जरूर होना चाहिए। तो हमने दो टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे पढ़ लिए। पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ा कर्ड, उसके उसमें एलएबी के बारे में पढ़ा। दूसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ा हमने डो, जो डो वगैरह प्रिपेयर करते हैं बेकिंग में। तो बेकर सीड्स के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे बेकर सीड्स नहीं भूलनी है, यहाँ पे आपको एलएबी नहीं भूलना है। अब इसके बाद कौन कौन से प्रोडक्ट है वो बताता हूँ। ये हटाना पड़ेगा, इसको हटाना। ठीक है, ठीक है, तो ए बी। अब हम कर रहे हैं क्या? सी। जो सी पार्ट है वो है चीज। जो तीसरा प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे जो कि हम घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं या हमारे घर के अंदर यूज होता है खाने वगैरह के लिए, तो चीज है वो प्रोडक्ट। और चीज जो है वो बहुत ही ब्रॉडली कैटेगराइज है। मतलब जो चीज है अगर आप उसको क्लासीफाई करने की कोशिश करोगे तो लगभग 2000 टाइप की तो वैरायटी है चीज की, अलग अलग तरीके की चीज। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है। तो चीज में हमें कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तक, जो कि हमें याद होने जरूरी है। तो अगर चीज की बात करूं तो हमें पता है कि चीज भी जो है वो किससे बनती है? वो बनती है मिल्क से। ठीक है, मिल्क से बनती है। और चीज कौन से टाइप की है ये किस पे डिपेंड करता है? ये चीज के टेक्सचर पे डिपेंड करता है और किस तरीके से चीज प्रिपेयर करी गई है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चीज कैसे डिफर करती है? चीज के फ्लेवर्स। चीज डिफर डिफर इन फ्लेवर, टेस्ट, टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन बायोकेमिकल बायोकेमिकल activities of microbe used to make cheese। ठीक है, तो कैसे इतनी सारी वैरायटी ऑफ चीज किस बेसिस पे है? किस बेसिस पे है? तो फ्लेवर और टेस्ट के बेसिस पे तो है। ऑब्वियसली कलर अलग होगा, टेस्ट अलग होगा, फ्लेवर। लेकिन फ्लेवर और टेस्ट क्यों अलग है इन सबका, और कलर भी क्यों अलग है? क्योंकि ये दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द माइक्रोब, कि आपने चीज बनाने में कौन से टाइप का माइक्रोब यूज किया है। अब वो माइक्रोब कौन से टाइप की रिएक्शन कर रहा है, कैसे टाइप की उसकी केमिकल रिएक्शंस है जो कि चेंज कर रही है मिल्क को चीज बनाने के लिए, तो उसी अकॉर्डिंगली फ्लेवर, टेस्ट और इवन अपीयरेंस भी चीज की क्या होती है? अलग अलग होती है। उसी बेसिस पे आपने चीज के नाम भी क्या रखे हैं? अलग अलग रखे हैं। और बहुत ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी है चीज की, अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी टाइप की चीज होती है, शायद आपको पता भी हो। हमें कौन सा टाइप की पढ़नी है? हमें पढ़नी है सबसे पहले टाइप की चीज जो कि है स्विस चीज। स्विस चीज, ठीक है, ये जो स्विस चीज है ये है टॉम एंड जेरी वाली चीज। ठीक है, तो टॉम एंड जेरी में जो जेरी है जो चीज लेके भागता रहता है, जो कि चीज के अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं एकदम, और जिस चीज के अंदर घुस जाता है कभी एक होल से घुसता है दूसरे होल से निकल जाता है, उसी चीज के अंदर बेड लगा के लेट भी जाता है।
तो वो जो चीज है जिसके अंदर बड़े बड़े से होल्स प्रेजेंट है, येलो कलर का उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है कलर है, तो वो जो चीज है उसका नाम है स्विस चीज। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है स्विस चीज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्विस चीज से कि इसके बड़े बड़े होल्स क्यों हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा होल्स क्यों आते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, माइक्रोब की वजह से होल क्यों आएंगे, क्यों होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो किस वजह से क्रिएट होंगे, तो लार्ज होल्स, ड्यू टू लार्ज होल्स ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन। ठीक है, लार्ज होल्स क्रिएट हो रहे हैं किसकी वजह से, CO2 प्रोडक्शन, और बहुत ज्यादा बड़े होल हैं क्योंकि ज्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। और कौन सा माइक्रोब है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, तो माइक्रोब का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। शर्मा जी के नाम पे पड़ा है इसका जो स्पीशीज नेम है, तो शर्मानी तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। प्रोपियोनी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम तो वैसे भी आपको ये बता रहा है कि एक टाइप का बैक्टीरिया है, और प्रोपियोनी याद रखना है बस आपको इसके अंदर, तो बहुत ही इजी नाम है। बस स्विस चीज को कनेक्ट कर लेना, स्विस चीज टॉम एंड जेरी वाली चीज है, और ये टॉम एंड जेरी वाली चीज शर्मा जी के नाम पे इसका नाम है। और प्रोपियोनी याद रखना है बस आपको, प्रोपियोनी बैक्टीरियम तो आपको वैसे ही याद रहेगा, और शर्मानी। और जब इस चैप्टर में और माइक्रोब्स के नाम लिख रहे हो तो गलती से भी ये नहीं भूलना है कि ये साइंटिफिक नेम्स है, एंड साइंटिफिक नेम मस्ट बी रिटन इन साइंटिफिक मैनर। ठीक है, तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो इस चीज पढ़नी है। इसके अलावा जो चीज आपको पढ़नी है वो है रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज, ठीक है, ये जो रॉकफोर्ड चीज है, जो दूसरी चीज आपको पढ़नी है, दो ही चीज के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं। तो दो, अगर रॉकफोर्ड चीज की बात करें तो इस चीज के का जो कलर है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर होता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा रोटी पे कभी फंगस लग जाए तो नीले नीले रंग के पैचेस आ जाते हैं, सिमिलरली इस चीज के ऊपर भी नीले नीले पैचेस आए, क्यों आए, क्योंकि भाई फंगस की वजह से ही बनी है ये चीज। तो ये जो चीज है इसका कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर जो है वो है ड्यू टू फंगस, किसकी वजह से है, फंगस। फंगस का नाम भी लिखना पड़ेगा अगर फंगस लिखी तो, फंगस का नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉक फॉर्टाई, रॉक फॉर्टाई। ठीक है, तो पेनिसिलियम रॉक फॉर्टाई इज अ फंगस, पेनिसिलियम आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स सब पढ़ेंगे तब, लेकिन वो अलग स्पीशीज है पेनिसिलियम की, ये अलग स्पीशीज है पेनिसिलियम की, रॉक फॉर्टाई। और ब्लूइश कलर होता है क्योंकि पेनिसिलियम का, इसलिए क्योंकि पेनिसिलियम से बनाई गई है रॉकफोर्ड चीज, तो जो है इसमें आपको ब्लू पैचेस दिखेंगे चीज में, इसका कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर होता है, इसके ब्लू पैचेस। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है। ठीक है, बाकी अगर बताना चाहे तो स्विस चीज जो है जनरली काउ मिल्क से बनती है, और अगर रॉकफोर्ड चीज की बात करें तो शीप मिल्क से बनती है ये चीज। ठीक है, इसका इसके अगर टेस्ट की बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक सॉल्टी टेस्ट रहता है इसका, और ब्लूइश कलर रहेगा। ज्यादा पढ़ने की आपको डिटेल में जरूरत नहीं है, जो चीजें लिख दी, माइक्रोब का नाम लिख दिया, वो माइक्रोब का नाम पूछा जाता है इसीलिए लिखा हुआ है। और चीज पे क्वेश्चन आना जो है बहुत कॉमन है। ठीक है, तो चीज पे क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है, आपको देख के बेसिकली लग रहा होगा ऐसा कि भाई चीज पे क्या ही पढ़े, लेकिन चीज पे क्वेश्चन आता है, और इन्हीं दोनों चीज पे आता है, इसलिए स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज आपको याद रखनी है। स्विस चीज टॉम एंड जेरी, और रॉकफोर्ड चीज अपनी जो ब्लू कलर की होती है वो चीज। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और किसी प्रोडक्ट की, तो डी पे जो प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे वो है टॉडी, TODDY, टॉडी। ठीक है, तो टॉडी क्या है, अब ये साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक है, तो ये ड्रिंक है, ड्रिंक है साउथ इंडियन है, अगर साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल तो ताड़ी बोल सकते हो आप इसको, कि ताड़ी है पी लो। तो ताड़ी जो है वो साउथ इंडियन ड्रिंक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मेंटेशन, फॉर्मेंटेशन, फॉर्मेंटेशन करिए तो ऑब्वियसली माइक्रोब का यूज किया होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। फॉर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम, पाम ट्री। तो पाम ट्री का जो सैप है, सैप का मतलब होता है पाम ट्री के जाइलम के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आप उस फ्लूइड को, उस ट्री को पंचर करके उस फ्लूइड को निकालो, उस फ्लूइड का फर्मेंटेशन करो, बड़े बड़े से मटके होते हैं। ठीक है, मटके होते हैं, उस मटकों को कवर कर देते हैं कोकोनट लीफ से, उसको ढक देते हैं, तो उसको फर्मेंटेशन होने देते हैं, होते देते हैं, उसके बाद जो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनती है साउथ इंडिया की, एट्स ताड़ी या टॉडी आप कह सकते हो, तो स्पेलिंग इज TODDY। ठीक है, टॉडी तो फर्मेंटेशन से बनती है, आपको इतना जरूर याद रखना है। ठीक है, कि फर्मेंटेशन से बन रही है। ठीक है, तो जो टॉडी है ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो है फर्मेंटेशन में ही यूज होता है घर में भी हमारे किसका, माइक्रोब का। तो इतने जो यूजेस हैं माइक्रोब के, इतने यूजेस आपको जरूर पता होने चाहिए। क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कि इंडस्ट्री के लेवल पे माइक्रोब्स कैसे यूजफुल हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे टॉपिक्स वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेवरेजेस। ठीक है, कि जो ड्रिंक्स होती हैं वहां पे माइक्रोब्स ड्रिंक्स बनाने में कैसे हेल्प करते हैं, और जनरली जो ड्रिंक्स हम डिस्कस करेंगे वो होंगी अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स डिस्कस करेंगे इसमें हम। देन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में जो है कैसे हेल्पफुल है माइक्रोब्स। थर्ड इज ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, वो बनाने में कैसे हेल्पफुल है। एंजाइम्स बनाने में कैसे हेल्पफुल है, किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को अगर आपको कराना है
या बायोकेमिकल रिएक्शन को आपको कराना है तो आपको एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो एंजाइम्स बनाने में कैसे हेल्पफुल है, कौन कौन सा एंजाइम्स कौन सा टाइप का माइक्रोब बनाएगा, उनका नाम क्या है, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देन बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जो कि हमारे मेटाबॉलिक्स को चेंज कर सकते हैं, बॉडी पे अफेक्ट कर सकते हैं। मेडिसिनल यूज ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का, तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेवरेजेस में। और बेवरेजेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मैं बात करूंगा फर्मेंटेशन के बारे में। और कौन सी फर्मेंटेशन के बारे में बात करूंगा यहाँ पे मैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है, फर्मेंटेशन का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करना। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन सी होती है, जिसके अंदर माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एज अ बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा मिलता है आपको याद रखना है, इथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल नहीं, कौन सा, इथेनॉल मिलता है। तो बेवरेजेस में फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड माल्टेड सीरियल्स, फर्मेंटेशन किसका हो सकता है, क्योंकि अगर रेस्पिरेशन करना है तो कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चाहिए। अब वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, फ्रूट जूस हो सकता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जिसका भी रेस्पिरेशन हो रहा है, जिसमें से भी एनर्जी निकल रही है, वो होगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो वो क्या है, हो सकता है फ्रूट जूस हो सकता है, या फिर कोई सीरियल हो सकता है जो कि माल्टेड हो। माल्टेड मतलब उसके अंदर माल्टोज शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसका फर्मेंटेशन कर सकते हो और उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इथेनॉल, ठीक है। फर्मेंटेशन अगर आप करा दोगे तो एट द एंड आपको क्या मिलेगा, एज अ बाय प्रोडक्ट इथेनॉल मिलने वाला है, विच इज अल्कोहल। और ऐसे ही बनाई जाती है अल्कोहल, कैसे बनाई जाती है कि फ्रूट जूस या फिर सीरियल्स को, ठीक है, सीरियल्स में जनरली किसका यूज करते हैं, हम जनरली यूज करते हैं सीरियल्स के अंदर जौ का, ठीक है। तो जो सीरियल्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हो जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए, या फ्रूट जूस का। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक माइक्रोब चाहिए, और वो माइक्रोब क्या करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। और आपने जो सॉल्यूशन क्रिएट किया है जिसके अंदर फर्मेंटेशन हो रही है, धीरे धीरे एज द टाइम पासेस धीरे धीरे उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। और एक लेवल के बाद जब अल्कोहल की फिक्स्ड परसेंटेज हो जाएगी, आप उसको एज अल्कोहलिक बेवरेज, अल्कोहलिक ड्रिंक क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको बेच सकते हो। देन यहाँ पे जो माइक्रोब यूज करते हैं वो माइक्रोब एक टाइप का यीस्ट है, जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यीस्ट का नाम और इसकी स्पेलिंग नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यीस्ट है, पिछली क्लास में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ नाम, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। क्या नाम है इस यीस्ट का, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि ये बेकर यीस्ट है। आज की क्लास में बता रहा हूँ कि ये जो है ये किसमें यूज कर रहा है, ये अल्कोहल बनाने में यूज कर रहा है। वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे थे, इसलिए इसको बोला था बेकर सीज। यहाँ पे हम ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं हम इसको ब्रूअर सीज, ब्रूअर्स यीस्ट। तो सेम ही है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी एक ही है, इसी का नाम ब्रूअर यीस्ट भी है, इसी का नाम बेकर यीस्ट भी है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी जगह पे इसका यूज कर रहे हो। अगर आप इसका यूज कर रहे हो बेकिंग में, बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हो फ्लफी बनाने में, अपनी बेकिंग किसी भी चीज को बेक कर रहे हो आप, फ्लफी बनाने में यूज कर रहे हो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको बोलोगे बेकर यीस्ट। और अगर आप अल्कोहल बना रहे हो, इससे इथेनॉल बना रहे हो, तो इसको बोलोगे ब्रूअर यीस्ट। तो दोनों सेम ही चीज के नाम है। किसी बेकर से पूछोगे कि इसका नाम क्या है, तो वो बोलेगा सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का नाम क्या है, बेकर यीस्ट। और किसी ब्रूअर से पूछोगे तो क्या बोलेगा, ब्रूअर यीस्ट। तो ये दोनों एक ही के नाम है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, आंसर आपको सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जरूर याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बेकर चीज किसको बोलते हैं, या आपसे पूछेगा ब्रूअर चीज किसको बोलते हैं, तो आंसर विल बी सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स धीरे धीरे अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ती रहती है ड्रिंक के अंदर, जितने ज्यादा दिन तक रहेगी उतनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बढ़ेगी। लेकिन स्टिल अल्कोहल की परसेंटेज और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है, विच इज द प्रोसेस, प्रोसेसिंग का एक पार्ट होता है, उस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। अगर आप उस अल्कोहलिक ब्रॉथ का, मतलब उस सॉल्यूशन का जिसमें आप अल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हो, लेट से फ्रूट जूस का, ग्रेप जूस ले लेते हैं, ग्रेप जूस का उसको आप उसका आपने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को हम ब्रॉथ बोलेंगे। तो आपने वो ब्रॉथ क्रिएट किया, उसके अंदर आपने यीस्ट डाल दिया, ब्रूअर यीस्ट विच इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे फर्मेंटेशन होता जा रहा है, उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। अब अगर आप चाहते हो कि अल्कोहल की परसेंटेज और ज्यादा बढ़े, तो आप एक प्रोसेस करते हो जिसका नाम है डिस्टिलेशन। क्या करते हो प्रोसेस, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, डिस्टिलेशन में अल्कोहल की परसेंटेज जो है वो बढ़ती रहती है, आपकी अल्कोहल थोड़ी सी गाढ़ी होती रहेगी और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स दो तरीके से बनाई जा सकती हैं, एक विदाउट डिस्टिलेशन, एक होती है विद डिस्टिलेशन। तो विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन, जो विदाउट डिस्टिलेशन होंगी ऑब्वियसली उनमें अल्कोहल कंटेंट, अल्कोहल की परसेंटेज कम होने वाली है, और जो विद डिस्टिलेशन होगी उनमें अल्कोहल का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो विद डिस्टिलेशन है उनका एग्जांपल है विस्की, रम और ब्रांडी। तो ये तीन आपको मिलेंगी क्या, विद डिस्टिलेशन। उसके अलावा विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, ये आपको नाम जरूर याद रखने हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और उनपे क्वेश्चन आ जाता है। एमसीक्यूज में तो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन। तो आपको ऑप्शन ढूंढना होगा कि इन तीनों में से कोई होगा, या विदाउट डिस्टिलेशन तो इन दोनों में से कोई होगा। तो डिस्टिलेशन के साथ बन रहा है, तो अगर डिस्टिलेशन करी गई है बनाने के बाद, तो इसका मतलब उसमें अल्कोहल की परसेंटेज क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो विस्की, रम और ब्रांडी, इनमें क्या होगी, अल्कोहल की परसेंटेज ज्यादा मिलेगी। वाइन एंड बियर, इसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज क्या मिलेगी,
जो आपको कम मिलेगी और विस्की रम और ब्रांडी में ज्यादा मिलेगी। तो अल्कोहल की परसेंटेज के बेसिस पे विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन आप दो तरीके से इन बेवरेजेस को प्रिपेयर कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज हुआ आपको ये जरूर याद रखना है, जिसको ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। तो सेम ही यीस्ट का नाम बेकर्स यीस्ट भी है और ब्रूअर्स यीस्ट भी है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे, विच इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में कैसे हेल्प करता है। नाउ हम सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है। तो एंटी का मतलब होता है विच इज ऑपोजिट, ठीक है, मतलब अपोजिंग। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। बायोस का मतलब होता है लिविंग, जिससे बायोटिक्स आया। तो ऐसी कोई भी ऐसा केमिकल विच इज अगेंस्ट लिविंग, मतलब जो कि लाइफ के अगेंस्ट है। और कौन सी लाइफ के अगेंस्ट, लाइफ को ये किसको कंसिडर कर रहे हैं लिविंग के अंदर, लिविंग के अंदर ये उन ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में बीमारियां कर सकते हैं। तो ये वो केमिकल्स हैं जो कि उन ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब अगेंस्ट लिविंग, ऐसा कोई केमिकल जो कि लिविंग सेल को किल कर सकता है और एक पर्टिकुलर टाइप के लिविंग सेल को ही किल करेगा। और वो कौन सा सेल है जो कि हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, बीमारी फैला रहा है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, आपको पता है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। हम जब बीमार होते हैं डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के देता है, जो कि हम खाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया होगा तो उसका सेल किल होना शुरू हो जाएगा, तो एकदम से अमाउंट कम हो जाएगा बैक्टीरिया का, हम ठीक हो जाएंगे जल्दी। तो अगेंस्ट लिविंग एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक एक्चुअल में हमें मिलती कैसे है, हमें एंटीबायोटिक मिलती है ऑर्गेनिज्म से, किसी माइक्रोब से। अब ये माइक्रोब के अंदर एंटीबायोटिक क्यों बन रही है, जरा समझो। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए इन एंटीबायोटिक्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए। मतलब अगर इन माइक्रोब्स को कोई भी दूसरा माइक्रोब, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया को, ये वाला बैक्टीरिया बीमार कर रहा था। अब इससे बचने के लिए ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है, एंटीबायोटिक रिलीज करता है। तो एंटीबायोटिक एक माइक्रोब क्यों प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक एक माइक्रोब प्रोड्यूस कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने डिफेंस के लिए प्रोड्यूस कर रहा है कि जैसे ही एंटीबायोटिक के कॉन्टैक्ट में बैक्टीरिया आएगा, ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। और हमें ये बात जब पता चली, कैसे पता चली, कब पता चली, वो भी देखेंगे। लेकिन जब हमें ये बात पता चली कि भाई माइक्रोब जो है एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहे हैं जिसकी मदद से जो है दूसरा माइक्रोब ग्रो नहीं कर पा रहा है। मतलब एक माइक्रोब, एक बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है ऐसा केमिकल जिसकी वजह से दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है वहां पे। तो मैं क्यों ना मैं इस केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर दूं और इस केमिकल को यूज कर सकूं मैं। अगर ये बैक्टीरिया मेरे को बीमार कर रहा है तो इस केमिकल को मैं यूज कर सकता हूँ इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को बॉडी में रोकने के लिए। तो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, काम कैसे करती है, आपको ये समझ में आया पहले कि माइक्रोब क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को, इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि उनका खुद का डिफेंस हो सके। तो अपने डिफेंस के लिए एंटीबायोटिक्स को क्या कर रहे हैं, माइक्रोब रिलीज कर रहे हैं। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस हुई वो थी पेनिसिलिन। क्या प्रोड्यूस हुई, पेनिसिलिन, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवर किया, और डिस्कवर कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में इनका कोई रीजन, मतलब इनका कोई मोटिव नहीं था कि मेरे को एंटीबायोटिक जैसी चीज डिस्कवर करनी है। ये तो डिस्कवर हो गई इनसे। कैसे डिस्कवर हुई, ये स्टडी कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस यूरिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का, स्टेफाइलोकोकस यूरियस, ठीक है। आपको नाम नहीं याद रखना है इसका, स्टेफाइलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे। तो इनको पता चला कि ये बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर टाइप की प्लेट के ऊपर, ठीक है, बाकी प्लेट्स पे तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, लेकिन एक प्लेट के ऊपर ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। एक प्लेट के ऊपर बिल्कुल भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इनका दिमाग चला कि जब बाकी प्लेट्स पे ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया, तो सिर्फ एक प्लेट पे ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी करना शुरू किया इस प्लेट को कि ऐसा क्या जादू है इस प्लेट के अंदर कि ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इनको पता चला कि इस प्लेट के ऊपर एक एक क्या ग्रो कर रहा है, एक फंगस ग्रो कर रहा है जिसका नाम है पेनिसिलियम नॉटेटम। क्या नाम है, पेनिसिलियम नॉटेटम। एक ऐसा फंगस ग्रो कर रहा है जो कि क्या करता है, जो कि जिसके प्रेजेंट होने की वजह से ये स्टेफाइलोकोकस जो है इस पे ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने बोला कि कोई ना कोई केमिकल रिलीज हो रहा है इस प्लेट के ऊपर, जो कि ये फंगस रिलीज कर रहा है, उस केमिकल की वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये ऐसा केमिकल है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकता है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक निकला। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक यही था, पेनिसिलिन, ठीक है। और इस पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा यूज होता है आज भी एज एन एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन का एज एन एंटीबायोटिक यूज किया जाता है टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर या कहीं पे कट लग जाए तो आप पेनिसिलिन का यूज करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर सकते हो। ये पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा यूज किया गया वर्ल्ड वॉर के अंदर कि जब भी कट लगता था किसी भी सिपाही की, या कट लगता था किसी भी सोल्जर के, तो वहां पे पेनिसिलिन का यूज किया जा सकता था। इससे पहले क्या होता था कि छोटे से कट में इन्फेक्शन की वजह से ही बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था सोल्जर के, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान। और अगर थोड़ा सा बड़ा कट हो तो इवन डेथ भी हो जाती थी इन्फेक्शन की वजह से। तो ये इन्फेक्शन को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प किया किसने, पेनिसिलिन ने। कैसे हेल्प किया, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने नहीं दे रहा। तो ये एक ऐसा केमिकल है जो कि खुद एक फंगस, एक माइक्रोब रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे। तो दीज आर एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस यूरियस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस इन्होंने देखा कि एक प्लेट पे ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा था ये, क्योंकि उसके ऊपर एक फंगस ग्रो कर रही थी जिसका नाम है पेनिसिलियम नॉटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नॉटेटम। अब
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर तो कर लिया लेकिन इन्होंने निकाला नहीं, ठीक है। डिस्कवर तो कर लिया कि भाई ऐसा कोई केमिकल है, ठीक है। उस केमिकल का एक्चुअल यूज और उस केमिकल को बाहर निकालना किसमें से, पेनिसिलियम नॉट एटम में से, ठीक है। उसमें दो साइंटिस्ट का और रोल प्ले होता है जिनका नाम है अर्न्स्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरिंग, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट और साथ में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन तीन साइंटिस्ट को मिलकर नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। तो 1945 में तीन साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज शेयर किया था टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक के लिए जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन जो कि किस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रही है, पेनिसिलियम नॉट एटम, नाम आपको नहीं भूलना है, पेनिसिलियम नॉट एटम, NOTATUM PENICILLIUM, पेनिसिलियम नॉट एटम, जिससे पेनिसिलिन मिला। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। और इसके बाद ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक जो हैं उनकी डिस्कवरी होनी शुरू हो गई, ठीक है। और आज हम बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। आप हल्का सा बीमार होते हो, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देता है, तो वो अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग टाइप की बीमारी के लिए अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक यूज की जाती है। तो आज बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जो कि क्योर हो रही है यूजिंग एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स कहाँ से मिल रही है हमें, फ्रॉम माइक्रोब्स। कहाँ से मिल रही है, अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स में से मिल रही है। और माइक्रोब के पास क्या कर रही है एंटीबायोटिक, माइक्रोब के पास ये एंटीबायोटिक अपने डिफेंस के लिए, कि वो खुद को बचाने के लिए, दूसरे माइक्रोब से खुद को बचाने के लिए क्या करता है, ये केमिकल रिलीज कर रहा है और हमने वही केमिकल निकाल के अपना यूज कर लिया, ठीक है। तो दिस इज एंटीबायोटिक, जिसमें आपको जितना लिखवा है इतना ये आपको याद होना चाहिए। एंटीबायोटिक के बारे में पेनिसिलिन कहाँ से मिली ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है, किसने डिस्कवर करी, ये भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आपने पहले भी पढ़े हुए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक एसिड, एसिड जनरली हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये एसिड्स क्या होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिलते हैं आपको, जनरली अर्थ में से, क्रस्ट में से, मिनरल्स में से मिल रहे हैं। और ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वो जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है और हमारे खाने पीने वाले सब्सटेंस में भी प्रेजेंट है। हम जो खाते हैं, जो भी सब्सटेंस हम खा रहे हैं जनरली, उनमें भी आपके एसिड जो प्रेजेंट है वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये एसिड जनरली वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, तो खट्टे भी होते हैं, तो खटास देते हैं ये उस चीज को, ठीक है। तो एसिड, और वो उन एसिड्स को प्रोड्यूस करने वाले कौन से माइक्रोब हैं। अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे इन एसिड्स को प्रोड्यूस करके बेचना है, ठीक है, अगर इन एसिड्स को हमें बेचना है तो इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और प्रोड्यूस तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा माइक्रोब ये टाइप का क्या बना रहा है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कौन सा एसिड कौन सा माइक्रोब रिलीज करता है या कौन सा माइक्रोब यूज होता है कौन सा एसिड बनाने के लिए, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला एसिड जो है वो क्या है, सिट्रिक एसिड। सबसे पहला एसिड सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में मिलता है, हमें लेमन वगैरह में आपको दिखता है, लेमन, ऑरेंज, इनमें जो आपको है सिट्रिक एसिड दिखता है, ठीक है। इसलिए वो खट्टे होते हैं, लेमन खट्टा क्यों है, सिट्रिक एसिड की वजह से। तो जो सिट्रिक एसिड है वो कौन से माइक्रोब की वजह से मिलता है आपको, एस्परजिलस नाइगर, याद रखना है आपको, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। सिट्रिक एसिड ASPERGILLUS, एस्परजिलस NIGER, नाइगर। आपको याद रखना है कि ये एक फंगस है, क्या है ये, फंगस, ठीक है, फंगस है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिट्रिक एसिड कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो आपको एस्परजिलस नाइगर लिखने के साथ साथ आगे ब्रैकेट में ये भी लिखना है कि इट इज अ फंगस। तो एस्परजिलस नाइगर इज अ फंगस जो कि क्या बना के देती है, सिट्रिक एसिड। उसके अलावा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ होता है, एसिटिक एसिड आपको विनेगर्स वगैरह में मिलता है, हम जो विनेगर खरीद के लाते हैं बाजार से, उन विनेगर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड होता है। ये कौन से बैक्टीरिया से मिल रहा है, एसिडोबैक्टर एसिटाई, किससे मिलता है, एसिडोबैक्टर एसिटाई, और इट इज अ बैक्टीरिया, ब्रैकेट में बी लिख दिया, इसका मतलब बैक्टीरिया है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है एसिडोबैक्टर, बैक्टर, बैक्टीरिया तो नाम नहीं आ रहा है इसके, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया ही होगा। देन थर्ड वन इज ब्यूटाइलिक एसिड। तो ब्यूटाइलिक एसिड किससे मिलता है हमें, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, CLOSTRIDIUM, क्लोस्ट्रीडियम, BUTYLICUM, ब्यूटाइलिकम। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आप जानते हो कहाँ प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क के अंदर, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया, इसको LAB भी बोलते हैं, LAB की फुल फॉर्म क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सो लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक एसिड दे देगा और ABCD करके पूछ लेगा कि व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D, ठीक है। आपके बोर्ड्स के अंदर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, कि ऑर्गेनिक एसिड दे दिया और ब्लैंक ब्लैंक छोड़ के ABCD पूछ लिया आपसे, या फिर आपको नाम दे दिया माइक्रोब का, पूछेगा ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। पेनिसिलियम नॉट एटम दे दिया, पूछेगा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। देन एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का मतलब है बायोकेमिकल रिएक्शन को ये फास्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको बायोकेमिकल रिएक्शन करानी है तो उसमें एंजाइम जरूरी है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। सिमिलरली माइक्रोब्स के अंदर भी एंजाइम मिलते हैं,
तो अगर मेरे को इंडस्ट्री में यूज करने के लिए कोई भी एंजाइम की जरूरत है तो मैं माइक्रोब से निकाल सकता हूँ, माइक्रोब के सेल में से वो एंजाइम निकाल के मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, यही करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम है जो कि हमें यूज होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे? सबसे पहला लाइपेज। कौन सा यूज हो रहा है? लाइपेज। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, और अगर नहीं पता है आपको तो ये सुन लो कि जिस भी एंजाइम के आगे एस लग जाता है तो एस का मतलब होता है तोड़ देना। तो लाइपेज का मतलब क्या होगा? लाइपेज का मतलब होगा लिपिड को तोड़ने वाला। लाइप जो टर्म आई है वो आई है लिपिड से। ठीक है, तो ऐसा एंजाइम जो कि किसको तोड़े? लिपिड को तोड़े और तोड़ के डिसॉल्व करवा दे। ठीक है, तो लाइपेज क्या है? विच डाइजेस्ट द लिपिड, या आप कह सकते हो लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो कि किसको डिसॉल्व करवा दे? तोड़ के लिपिड को तोड़वा दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? लाइपेज। अभी किससे मिलता है आपको? ये मिलता है कैंडिडा लाइपोलिटिका। किससे मिल रहा है? कैंडिडा लाइपोलिटिका। इट इज अ फंगस। एफ लिख दिया ब्रैकेट में तो इसका मतलब फंगस है। तो कैंडिडा लाइपोलिटिका इज अ फंगस, जिससे आपको क्या मिल रहा है? लाइपेज। आप इस लाइपेज का यूज करते हो इंडस्ट्रियल लेवल पे। कहाँ यूज होता है इसका? लाइपेज का। लाइपेज इज यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव स्टेन। जो डिटर्जेंट आते हैं, हम जो डिटर्जेंट खरीदते हैं बाजार से, उनके अंदर लाइपेज एंजाइम पहले से मिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑयल के स्टेन्स होते हैं, ठीक है, और स्टेन भी किसके? स्टेन जनरली ऑयल के। ठीक है, ऑयली स्टेन्स, क्योंकि ऑयल जो है वो लिपिड होता है। तो अगर आपके किसी कपड़े पे ऑयल गिर चुका है तो आप किसका यूज कर सकते हो? डिटर्जेंट का यूज करके उसको साफ कर सकते हो, जिनके अंदर लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। तो लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज उस ऑयल को ब्रेक कर देगा, उसको डिसॉल्व करवा देगा पानी के अंदर। और अब क्या होगा? अब आप जैसे ही उसको धोने की कोशिश करोगे तो आपके कपड़े के ऊपर से वो स्टेन हट जाएगा। तो डिटर्जेंट्स के अंदर लाइपेज प्रेजेंट होते हैं। आपसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे? आपको बोलेगा कि लाइपेज कौन से ऑर्गेनिज्म से मिलता है? माइक्रोब से मिलता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कैंडिडा लाइकोलिटिका व्हिच इज अ फंगस। ठीक है, लाइपेज होते क्या है? तो लाइपेज वो एंजाइम है जो कि लिपिड को डिसॉल्व करवा देते हैं। लाइपेज यूज किधर होते हैं? तो लाइपेज यूज होते हैं डिटर्जेंट के अंदर। ठीक है, डिटर्जेंट के अंदर यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि स्टेन को, जो ऑयली स्टेन्स है, उसको डिसॉल्व करा के साफ करने में कपड़े से हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। आपको याद रखना डिटर्जेंट में लाइपेज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा पैक्टिनेज और प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज और पैक्टिनेज वो होते हैं जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे एंजाइम जो कि किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? प्रोटीन को। तो प्रोटीएज अब बताने की शायद ही आपको जरूरत होगी। प्रोटीएज, प्रोटीएज का मतलब एज मतलब तोड़ना, प्रोटी मतलब प्रोटीन। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स क्या कहलाएंगे? प्रोटीएज। सिमिलरली पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन भी जो है वो एक सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन आप कह सकते हो। तो पैक्टिनेज जो है वो पैक्टिन को तोड़ता है। ठीक है, तो प्रोटीन आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स। अब ये यूज किधर होते हैं? अब यहाँ पे यूज किधर हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं क्लियरिंग फ्रूट जूस। हम जो बाजार से पैकेज बॉटल फ्रूट जूस लाते हैं, जैसे रियल का जूस ले आया या कोई सा भी जूस लाए हो जो कि पैकेज है, वो पैकेज फ्रूट जूस के अंदर पैकेजिंग के टाइम पे क्या डालते हैं वो लोग? पैक्टिनेज, टू क्लियर द फ्रूट जूस। फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए कि फ्रूट जूस में आपके लंप्स ना क्रिएट हो, पल्प ना क्रिएट हो जाए। ऐसे ऐसे जब आप उसको पियो तो आपके मुंह में पल्प ना आए। क्यों? क्योंकि पल्प का मतलब है आपके मुंह में सेल्स आ रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे पैक्टिन डाल दोगे तो ये क्या करेंगे? इस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे, पैक्टिन को डिसॉल्व कर देंगे, और ये सेल जो है टूट जाएगा यहाँ पे। तो ये क्लियर हो जाएगा फ्रूट जूस जो है। ठीक है, तो इसलिए आप पीते हो तो ज्यादा आपके बड़े बड़े लंप्स नहीं आते। ठीक है, तो पैक्टिन ऑलरेडी डाला होता है। पैक्टिन का किधर यूज होता है? फ्रूट जूस पे, फ्रूट जूस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज से क्वेश्चन आता है भाई, ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जो कि क्या है, जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस टाइप के बैक्टीरिया से हमें एक एंजाइम मिल रहा है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज किसके लिए यूज होता है? क्लॉट बस्टर्स की तरह यूज होता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी क्लॉट हो गया है, ठीक है, अगर किसी ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में या वेन में कहीं पे ब्लॉकेज हो गई है ड्यू टू क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉट बन गया है, और उस क्लॉट की वजह से क्या हो रहा है? अब प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए क्या यूज होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, तो एक एज ए मेडिसिन भी यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और कब दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है भाई? हार्ट अटैक को ही बोलते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो जब इंडिविजुअल को हार्ट अटैक आता है, ठीक है, हार्ट अटैक आता है, तो जनरली उसकी बॉडी के अंदर क्लॉट क्यों आता है? क्या इसके क्या रीजन हो सकता है? तो वन ऑफ द रीजन ऑफ हार्ट अटैक इज कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं या जो मेन कोई आर्टरी है उसके अंदर क्लॉट फंस गया है। अब वो क्लॉट क्योंकि ब्लॉक कर दिया उस मेन आर्टरी को उस क्लॉट ने, तो आपके हार्ट के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक के केस में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके केस में एज अ क्लॉट बस्टर किसका यूज किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का। ठीक है, which is produced by a microbe which is streptococcus. It is a type of bacteria, भी लिख दिया है आगे मैंने। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? तीन एंजाइम पढ़े। लाइपेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपको पता होना चाहिए, क्या काम होता है। पैक्टिनेज और आपके प्रोटीएज, इसका काम क्या होता है, किधर यूज होते हैं। थर्ड स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका काम क्या होता है और किधर यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका नाम भी पता होना चाहिए बैक्टीरिया का, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब चीजों से। ठीक है, तो उसके अलावा जो है हमें किसके बारे में पढ़ना है? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। वो मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी में चेंज ला सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, या फिर किसी तरीके से मेटाबॉलिक चेंज दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए। क्या पढ़ना है? साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, होता क्या है पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या कौन प्रोड्यूस करता है वो देखेंगे। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो एक टाइप का इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। ये कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि पहली बार सुन रहे हो आप। आपको चैप्टर नंबर 8 में भी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ा था मैंने, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का मतलब है, जैसे नाम बता रहा है, ये आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा। कब यूज करते हैं डॉक्टर इस इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट को? ऐसे टाइप के कब यूज करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद। ऑर्गन ट्रांसप्लांट,
ठीक है, ताकि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो जाए। ठीक है, ऑर्गन रिजेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपने सेल्स और पराये सेल को पहचान सकती है। तो अगर किसी और की बॉडी का ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर डाला जाए तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, किसकी, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स की, ताकि आपकी इम्यूनिटी थोड़े दिन के लिए सो जाए, थोड़ी देर के लिए सो जाए, ताकि वो एकदम से अटैक ना करे उस ऑर्गन के ऊपर। धीरे धीरे करके जैसे जाएगी उसको लगेगा कि ये अपना ही ऑर्गन है, क्योंकि बाकी टेस्ट करके तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह मैच किए जाते हैं, बट स्टिल देयर इज अ चांस फॉर ऑर्गन रिजेक्शन। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने वहां पे पढ़ा था आपको, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाता है, जिसका एक एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि किससे मिल रहा है आपको, एक फंगस से मिल रहा है, जिस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, TRICHODERMA, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, POLYSPORUM। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या आपको याद रखना है नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन ए और कहां से मिल रहा है? क्या आपको बोलेगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे डॉक्टर कौन सा ड्रग देगा, तो आप बोलोगे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो पूछेगा कौन सा एग्जांपल बता दो जरा, तो आप बोलोगे साइक्लोस्पोरिन ए। तो पूछेगा सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, उसके बाद स्टैटिन। ठीक है, स्टैटिन, जो कि जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में हमें दूसरा मॉलिक्यूल पढ़ना है, स्टैटिन। करते क्या है ये स्टैटिन, ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देते हैं। अगर किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है तो डॉक्टर जो है उसको स्टैटिन दे सकते हैं। ठीक है, विच इज द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो स्टैटिन क्या करता है, इट डिक्रीजेस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये किस ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, ये मिल रहा है मोनास्कस परक्यूरियस, MONASCUS, MONASCUS, मोनास्कस, MONASCUS, मोनास्कस परक्यूरियस, PURPUREUS, परक्यूरियस। ये एक टाइप का यीस्ट है। क्या है ये, एक टाइप का यीस्ट। ठीक है, तो आपको कौन सा टाइप के ऑर्गेनिज्म है, क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी है। जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर, वो सारी चीजें आपको आज की क्लास में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीवेज क्या होता है। तो सीवेज की डेफिनेशन है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कॉल्ड एज सीवेज। ठीक है, जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, जो कि हमारे घरों से निकलता है, उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मेजर कंपोनेंट कौन होता है, फीकल मैटर। ठीक है, जो ह्यूमंस का या फिर किसी भी एनिमल का जो फीकल मैटर है, वो ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ा देता है, किसके, पानी के। तो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा। उसके अलावा ये जो सीवेज है, इसके अंदर माइक्रोब्स का अमाउंट भी ज्यादा है। और जनरली ये माइक्रोब्स कैसे होते हैं, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब ये माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, ये माइक्रोब्स बीमार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये जो सीवेज है, इसको डायरेक्टली नदियों के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकते। अगर हमने इस सीवेज को डायरेक्टली रिलीज किया तो क्या होगा, तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट जो है उस पानी का भी बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है जिस पानी में, वो उतना ही पॉल्यूटेड पानी माना जाता है। ठीक है, जिस पानी में जितना फीकल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, वो पानी उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा, पॉल्यूटेड माना जाएगा। वो भी थोड़ी देर में देखते हैं कि वो क्या एस्पेक्ट है, जिसको हम देखेंगे कि पानी की कौन सा जो है ज्यादा पॉल्यूटेड है, कौन सा कम पॉल्यूटेड है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स जो कि बीमार कर सकते हैं, आर प्रेजेंट इन म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कॉल्ड एज सीवेज। और इस सीवेज को क्योंकि हम डायरेक्टली नदियों में और बाकी वाटर बॉडीज के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है, तो हमें उनमें नदियों में डालने से पहले या फिर किसी भी वाटर बॉडी में डालने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। और जिस भी प्लांट के अंदर हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट है जिसके अंदर हम इस पानी को ट्रीट करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब वो प्लांट जहाँ पे, वो एरिया जहाँ पे आप पानी को, सीवेज को उस लायक बना रहे हो कि इसको क्या किया जा सकता है, अब इसको वाटर बॉडी में इतना साफ हो गया ये पानी कि इसको वाटर बॉडीज के अंदर, नदियों के अंदर डायरेक्टली आप डाल सकते हो। उसमें रहने वाली, नदियों में रहने वाली ऑर्गेनिजम्स को कोई भी खतरा नहीं है, नदियां जो है गंदी नहीं होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 2 स्टेप्स होते हैं। हम इस पानी को जो साफ करते हैं, सीवेज को जो साफ कर रहे हैं, वो 2 स्टेप्स के अंदर साफ कर रहे हैं। पहला जो स्टेप है वो कहलाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। दूसरा कहलाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो मैं क्या आपको ये कह सकता हूँ कि जो प्लांट है उसको आप 2 सेगमेंट्स में बांट सकते हो। एक सेगमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, दूसरा सेगमेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया हुआ, ये जो पोर्शन है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, उसके आगे का ये जो पोर्शन है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है। इसमें मैं किसी ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब का यूज नहीं करता हूँ।
जो भी माइक्रोब का यूज है वो किधर है, हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसी वजह से इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस, इसमें आप किसी केमिकल किसी माइक्रोब का यूज नहीं करोगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप माइक्रोब का यूज कर रहे हो पानी को साफ करने के लिए। तो आप सीवेज को दो तरीके से साफ करते हो, फिजिकली मतलब छान देना, ठीक है, या सेडिमेंट कर देना। सेडिमेंट का करने का मतलब होता है कि आपने पानी को छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे, कोई मिट्टी हो गई, पत्थर हो गए, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो सेटल डाउन कर जाएगा। इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, पानी के अंदर मिट्टी घोल के उसको हिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि आप जो मिट्टी है वो नीचे सेटल कर चुकी है, साफ पानी ऊपर आ चुका है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, सेटल डाउन कर देना। तो फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये जो प्रोसेस होती है फिजिकल है, उसमें कोई भी माइक्रोब यूज नहीं हुआ है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हुआ है, माइक्रोब का यूज किया जाएगा। कैसे साफ करते हैं जरा ध्यान से समझना। हमारे घरों से जो सीवेज जा रहा है, ठीक है, हमारे घरों से जो सीवेज जा रहा है, अब वो एंटर किया किधर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सबसे पहले वो सीवेज किधर कैसे ट्रीट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जहां पे आप चेक करते रहना कि कहीं भी माइक्रोब इन्वॉल्व नहीं है, पूरा प्रोसेस फिजिकल है, ठीक है, कहीं पे भी माइक्रोब इन्वॉल्व नहीं है। क्या किया जाता है, सबसे पहले ये जो पानी आया है सीवेज, इस सीवेज के अंदर जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं। सस्पेंडेड मतलब जो कि तैर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉली बैग्स हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे प्लास्टिक हो गया किसी तरीके का। तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल हैं प्लास्टिक के जिनको आप अलग कर सकते हो नॉर्मल छान के, उनको पहले छाना जाता है। सबसे पहला काम जब सीवेज एंटर किया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो सबसे पहले किधर एंटर करता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए एंटर करता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का सबसे पहला काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। और फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, ये आपको दिख भी रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है, ये फिल्टर्स है। क्या है ये, फिल्टर्स। और फिल्टर्स क्या होती है, फिल्टर्स कुछ नहीं होती है, वायर मेशेज। ये वायर मेश है। वायर मेश का मतलब है छन्नियां है, ठीक है, जैसे हमारे घरों में चाय छन्नी होती है, आप मान लो ये वैसी बड़ी बड़ी छन्नी है, ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई है, जो कि स्टेनलेस स्टील वगैरह की बनी होती है, बड़ी बड़ी छन्नियां हैं ये। और मल्टीपल छन्नियां लगी हुई है, एक नहीं है, एक दो तीन, इसके नीचे एक और होगी, उसके नीचे एक और होगी। जैसे जैसे नीचे, हर नीचे वाली जो मेश है, हर नीचे वाली जो मेश है, उसका जो पोर साइज है, पोर साइज का मतलब ये हो गया इस छन्नी का पोर साइज, इसके नीचे वाली का पोर साइज ऊपर वाली से छोटा होगा, उसके नीचे वाली का पोर साइज अपनी ऊपर वाली से छोटा होगा, उसके नीचे वाली का साइज उससे छोटा होगा। तो इससे क्या होगा, स्टेप वाइज आपने साइज के बेसिस पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्या कर दिया, इस पानी से निकाल दिया। तो इस पानी में जितना भी प्लास्टिक तैर रहा था, पॉलीथीन वगैरह तैर रही थी, या कुछ भी ऐसा पार्टिकल था जो कि तैर रहा था, ठीक है, तो उसको आपने क्या करा, इन मेश की मदद से, इन फिल्टर्स की मदद से क्या कर दिया, उसको हटा दिया। सिंपल सी बात है कि आपने छन्नी लगा रखी है, बस आप इतना याद रखो कि आपने फिल्टर्स लगा रखे हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जैसी सीवेज आएगा उसको छानो, ठीक है, छानने की वजह से क्या होगा, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि तैर रहे थे पानी के अंदर, वो अलग हो जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप किससे, ये जो पानी है ये किधर आ जाएगा, ये पानी पूरा भर जाएगा एक टैंक के अंदर। इस टैंक का नाम होता है, पानी पूरा भर चुका है इस टैंक में, ठीक है, फिर आपने एक टैंक में डाल दिया इस पानी को, जिसके अंदर ग्रिट प्रेजेंट है। ग्रिट का मतलब होता है स्टोन या पेबल्स, आप कह सकते हो, पेबल्स और सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसके अंदर। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोन प्रेजेंट है। ये एक ऐसा टैंक है जिधर क्या प्रेजेंट है, स्टोन प्रेजेंट है और सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और आपने क्या किया, इसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दिया पानी को, ठीक है, आपने इस पानी को क्या हुआ, क्या किया, सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दिया। मतलब कुछ नहीं किया, इसको बस छोड़ दिया, ताकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि इन छन्नियों से भी नहीं छन सके लेकिन अभी भी पानी में तैर रहे हैं, अगर आप पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे, वो नीचे आके क्या हो जाएंगे, धीरे 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 सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर का जो पानी है आपको क्या दिखेगा, वो कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। क्यों, क्योंकि आपने पहले फिल्ट्रेशन कर दिया, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो तो फिल्टर हो गए, जो छोटे छोटे पत्थर वगैरह, कंकड़ वगैरह बच गए अभी भी पानी के अंदर, या कुछ सैंड बच गई, वो क्या होती है, वो यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, इस ग्रिड के अंदर आके क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी और यहीं फंस जाएगी, ठीक है। तो अब वो इस पानी के साथ, अगर आप इस पानी को आगे पंप करते हो तो इस पानी के साथ आगे वो अब नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये आपका है बस प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म हो गया इतने में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने क्या किया, आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला प्रोसेस किया फिल्ट्रेशन। दूसरा प्रोसेस आपने क्या किया, सेडिमेंटेशन। और सेडिमेंटेशन किधर होता है, सेडिमेंटेशन होता है आपका ग्रिड चेंबर में। ग्रिड चेंबर मतलब वो टैंक जिसमें ग्रिड प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रिड चेंबर में होता है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये जो पानी है इसको क्या करोगे, इसको अब आप ट्रांसफर करोगे किधर, इसको आप ट्रांसफर करोगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये जो पानी प्राइमरी ट्रीटमेंट से ट्रीट होके आया, इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है। क्या नाम है इसका, अब आप इसको कहोगे प्राइमरी स्लज, ठीक है। क्या बोलो, अब ये सीवेज नहीं है, इसका नाम क्या बोलोगे आप, प्राइमरी स्लज, ठीक है। प्राइमरी स्लज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवेज एंड प्राइमरी स्लज। तो सीवेज जो है वो बिल्कुल अनट्रीटेड है, लेकिन प्राइमरी स्लज जो है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुका है। तो अगर आप सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट करा दो तो क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्लज। अब यही प्राइमरी स्लज किधर भेजी जाती है बेटा, यही प्राइमरी स्लज भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है,
ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, इस प्राइमरी स्लज को भेजा जाता है टैंक के अंदर जिसका नाम है एरेशन टैंक। क्या नाम है? एरेशन टैंक। अभी एरेशन टैंक क्या वाला है बताता हूँ आपको। एरेशन टैंक वो टैंक है जिसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब ये इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में दी जाती है और एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। ठीक है, तो आप एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करके ऑर्गेनिक मैटर कम करते हो किसके अंदर? प्राइमरी स्लज में। क्योंकि आपने जब प्राइमरी ट्रीटमेंट किया तो तैरने वाले पार्टिकल्स तो सारे आपने निकाल दिए, लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अभी भी फिजिकल ट्रीटमेंट में नहीं निकल पाया। तो आप ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कैसे कम करोगे पानी के अंदर? एरेशन टैंक में। ठीक है, एरेशन टैंक में क्या होता है यहाँ पे देखो, पता चलेगा। एरेशन टैंक में आपको पता चलेगा कि आपने पानी भर दिया। ये कौन सा था? ये प्राइमरी स्लज थी। एरेशन टैंक में जो है रोटेटर्स लगे होते हैं, रोटेटर्स जो कि इस पानी को घुमाते रहेंगे और ऑक्सीजन की अच्छी खासी सप्लाई होती है। ऑक्सीजन की क्या होगी? अच्छी खासी सप्लाई। क्यों? ताकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर सके? ग्रो कर सके। तो एरेशन टैंक में आप एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करके पानी को साफ करते हो। कैसे? वो मैं अभी बताता हूँ। तो आपको क्या पता चलेगा कि एरेशन टैंक के अंदर आप पानी घुमा रहे हो ताकि ऑक्सीजन ढंग से पानी के अंदर घुल जाए, और यहाँ पे आपको दिखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो गए हैं? बन गए हैं इस पानी के अंदर। इस पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म दिखने लगेंगे। इन ऑर्गेनिजम्स का नाम होगा फ्लॉक्स। इन ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रहेगा? फ्लॉक्स। ठीक है, FLOCS। फ्लॉक्स नाम होगा इन ऑर्गेनिजम्स का। अब फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक कुछ नहीं है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आपस में मिल चुके हैं जिसको हम कह रहे हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक के अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया। कौन सा? एरोबिक। ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगस। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स आपस में चिपक के एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपस में चिपक जाते हैं मेश लाइक पैटर्न में। मतलब बैक्टीरिया, लेट्स से ब्लैक कलर वाला बैक्टीरिया है, दूसरा क्या है? रेड कलर वाला फंगस है। तो ये दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगस मिल चुके हैं और एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना चुके हैं ये। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फ्लॉक्स। और एरोबिकली ये क्या करते हैं? फ्लॉक्स फ्लॉक्स इसके अंदर प्रेजेंट, इस पानी में प्रेजेंट जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? ध्यान से समझना। हमने इन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन दी और इनको बोला ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसको फटाफट से इसका यूज करो। ठीक है, और इनका अमाउंट क्या कर दो? कम कर दो। तो ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये धीरे 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 करके इन ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट करेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेस्ट करेंगे, एरोबिकली डाइजेस्ट करेंगे। किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। अब ऑर्गेनिक मैटर के कम होने से क्या होता है, जरा ये समझो। क्यों मैं ऑर्गेनिक मैटर कम करने की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर कम कर दो? तो आपको ये समझना होगा कि मैं पानी को, कोई भी पानी है तो उसको मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कितना पॉल्यूटेड है, कितना पॉल्यूटेड नहीं है। तो हम एक बीओडी कैलकुलेट करते हैं उस पानी की। क्या कैलकुलेट करते हैं? बीओडी। बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्या नाम है इसका? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आती है। होता क्या? पहले समझो। अगर मैं 1 लीटर पानी लेता हूँ, ठीक है, 1 लीटर पानी लेता हूँ जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट कि अगर मैं इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है 1 लीटर पानी के अंदर, जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन देना पड़े, वो इस पानी की क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस पूरे मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए, कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए जितना क्या देना पड़े? ऑक्सीजन देना पड़े, वो क्या कहलाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहलाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आप खुद सोचो, किसी पानी का बीओडी ज्यादा है, अगर किसी पानी का क्या है? बीओडी ज्यादा, तो उसका पॉल्यूशन लेवल भी, या मैं कह सकता हूं उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा कि कम होगा? सोचो जरा। अगर किसी का बीओडी ज्यादा है तो उस पानी का ऑर्गेनिक मैटर भी क्या होगा? ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर माइक्रोब ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे तो इसका मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा ना, तभी तो उनको ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, माइक्रोब्स उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेंगे कि भाई मेरे को ज्यादा ऑक्सीजन दो तभी मैं डाइजेस्ट कर पाऊंगा, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। जिस पानी का बीओडी ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड। ठीक है, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड। ठीक है, अब मैं वही आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि मैंने आपको दो तरीके के वाटर दिया, एक रिवर वाटर, दूसरा दिया सीवेज, तो आप बता सकते हो इन दोनों में से किसका बीओडी ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सोचो। तो रिवर वाटर जो है वो कम पॉल्यूटेड है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। सीवेज में तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो सीवेज का बीओडी क्या होगा? ज्यादा। रिवर का बीओडी क्या होगा? कम।
ठीक है, तो रिवर वाटर का बीओडी कम, सीवेज का बीओडी क्या ज्यादा। तो 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस पूरे को डिसॉल्व करने के लिए, उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, जितना भी ऑक्सीजन चाहिए इन फ्लॉक्स को, इन एरोबिक बैक्टीरिया या फंगस को जितना भी ऑक्सीजन चाहिए वो कहलाएगा उस पानी का बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और जिसका बीओडी ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा, बस ये याद रख लेना, और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा वो पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड। ठीक है, तो बेसिकली मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में या एरेशन टैंक में क्या चाहता हूँ, एरेशन टैंक में मेरे पास प्राइमरी स्लज आ रही है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या है, बहुत हाई। मैं चाहता हूँ कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या हो, बीओडी कम हो, बीओडी क्या हो जाए, कम हो जाए पानी की। वही होता है एरेशन टैंक में। कैसे होता है जरा समझो, यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आया इसके अंदर एरेशन टैंक में, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आया, ये फ्लॉक्स धीरे धीरे उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते रहेंगे, ऑक्सीजन यूज करते रहेंगे। जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते रहेंगे, इस पानी में क्या ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम होता रहेगा, बिल्कुल कम होगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होगा बीओडी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरेशन टैंक में क्या होता है, एरेशन टैंक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर को कम कर देते हैं, ड्यू टू विच बीओडी ऑफ द वाटर डिक्रीजेस, बीओडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या कह सकते हो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, पानी का बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और बीओडी कम तो पॉल्यूशन भी क्या कम, तो पानी भी क्या हो जाएगा, कम पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो आपने एरेशन टैंक में किसका यूज किया, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का यूज किया, विच आर फ्लॉक्स। कोई भी पूछेगा क्या होते हैं तो मैं कहूंगा मैश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। क्या करते हैं फ्लॉक्स, फ्लॉक्स डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड डिक्रीज द बीओडी, एंड डिक्रीज द बीओडी, बीओडी को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या कर देंगे फ्लॉक्स, कम कर देंगे एरेशन टैंक में। अब क्या होता है, एरेशन टैंक का काम खत्म, एरेशन टैंक का काम क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ये हटा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ, बीओडी वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीओडी कम हो गया यहाँ पे पानी का। अब क्या होता है, अब ये भेजे जाते हैं किधर, अब ये पानी भेजा जाएगा एक और टैंक में जिसका नाम क्या है, सेटलिंग टैंक या फिर सेडिमेंटेशन टैंक बोल सकते हो आप इसको। अब क्या होगा, ये पानी जाएगा किधर, सेटलिंग या फिर सेडिमेंटेशन टैंक में। मतलब ये पानी अब छोड़ दिया जाएगा, इसको हिलाया भी नहीं जा रहा है, इसको ऐसा ही छोड़ दिया। ठीक है, कि भाई धीरे धीरे इसमें जो भी पार्टिकल्स, और कौन से पार्टिकल बचे हैं, फ्लॉक्स। तो अब क्या होगा, जब आपने इसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा आपको कि जितने भी ये फ्लॉक्स घूम रहे थे पानी के अंदर वो नीचे आके क्या हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। वो नीचे आके क्या हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। ठीक है, और अब ये जो नीचे सेटल हो गए हैं फ्लॉक्स, इसको आप कहते हो क्या, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्लज। तो ये जो फ्लॉक्स नीचे आके सेटल हो गए हैं इसका नाम क्या है, एक्टिवेटेड स्लज। और एक्टिवेटेड स्लज क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइमरी स्लज आएगा इधर, तो आपने सोचा कि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया आ कैसे गया, ये आपने सोचा कि इसमें एरोबिक बैक्टीरिया कैसे आ गया, इतना जल्दी एरोबिक फ्लॉक्स कैसे बन गए इसके अंदर। सो द आंसर इज कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन के बाद जो एक्टिवेटेड स्लज हमको मिली, इसको मैं वापस से थोड़ी सी एक्टिवेटेड स्लज लेके मैं क्या करता हूँ, वापस से ट्रांसफर कर देता हूँ किधर, एरेशन टैंक में। क्यों ट्रांसफर करता हूँ, ताकि ये जो फ्लॉक्स हैं ये फटाफट से मल्टीप्लाई कर जाए। ठीक है, तो ये किसकी एक्टिवेटेड स्लज किसकी तरह काम करती है, इनोक्यूलम की तरह। इनोक्यूलम, इनोक्यूलम का मतलब क्या होता है बताता हूँ। इनोक्यूलम को आप स्टार्टर भी कह सकते हो। जैसे दही में खट्टा लगाती है हमारी मम्मी, कि क्या करती है मम्मी की, क्या करेंगी, आपकी चम्मच में दही थोड़ी सी रोक लेती है, फिर नेक्स्ट टाइम दूध के अंदर दही डाल देंगी। दही डालने से क्या होता है, वो दूध फटाफट से जम जाता है। कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए खट्टा लगाना जरूरी है। वो जो खट्टा रोक के रखते हैं थोड़ा सा, वो इनोक्यूलम है। उस दही के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो वो बैक्टीरिया जो है आप जैसे ही मिल्क के अंदर डालोगे, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया फटाफट से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि दही में ज्यादा लैक्टोबैसिलस होता है। तो जैसे ही आपने मिल्क में डाला, उस बैक्टीरिया जो है वो फटाफट से, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया मिल्क के अंदर, बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वो मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ हो सके जल्दी से, इसलिए इनोक्यूलम डाला जाता है। तो जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसमें कुछ नहीं किया, उसमें ये जो पानी है उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया गया। इसमें से जो भी फ्लॉक्स थी वो नीचे आके सेटल हो गई। अब आप इसको कहोगे एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पोर्शन वापस से डाल दिया जाता है किधर, एरेशन टैंक में। क्यों, ताकि जो पीछे से प्राइमरी स्लज आ रही है उनके अंदर इन फ्लॉक्स की ग्रोथ हो सके ढंग से, और जल्दी से फ्लॉक्स बन जाए उनके अंदर, और बीओडी जल्द से जल्द क्या आ जाए, नीचे आ जाए। तो सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक। ठीक है, सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के अंदर वापस से आपने क्या किया, पंप कर दिया किसको, स्लज को, एक्टिवेटेड स्लज को। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेडिमेंटेशन टैंक से ये जो पानी है ये किधर जाएगा, सेडिमेंटेशन टैंक से जाएगा ये पानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। किधर जाने वाला है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर को आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्लोज बनाया हुआ है। क्लोज मतलब ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बंद है। ठीक है, ये क्या है, पूरा बंद। क्यों बंद है, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन चाहिए आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। आप यहाँ पे नहीं चाहते हो कि क्या बने, ऑक्सीजन बने। ठीक है, तो ऑक्सीजन या फिर आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए आपका क्या, पोल्यूशन। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया ग्रो कराने, यहाँ पे आप यूज करते हो एनारोबिक बैक्टीरिया का, एनारोबिक
बैक्टीरियाज। अब ये एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या करेंगे जरा ध्यान से समझना। ये एनारोबिक बैक्टीरियाज माइक्रोब जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, ठीक है, और अगर कुछ फ्लॉक्स बची रह गई हैं इस पानी के अंदर, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया उन पैथोजेनिक माइक्रोब्स और जो फ्लॉक्स है उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये पैथोजेनिक माइक्रोब्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नुकसान देने वाले जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, एक आध जो बच गए होंगे थोड़े बहुत, उनको क्या करेगा एनारोबिक बैक्टीरिया खत्म कर देगा, ठीक है। और एनारोबिक कंडीशन में वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया जब काम करता है यहाँ पे, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया जब काम करता है तो एक टाइप का एनारोबिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है मीथेनोजेन। क्या नाम है, मीथेनोजेन। इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब हम क्या करेंगे, बायोगैस प्लांट करेंगे जब हम। तो एक टाइप का एनारोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम है मीथेनोजेन। ये मीथेनोजेन क्या करता है, ये मीथेनोजेन एक गैस बनाता है, ठीक है, जिसका नाम है बायोगैस। तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस टैंक के अंदर एक गैस बनती हुई भी दिखेगी जिसका नाम क्या है, बायोगैस। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ थ्री टाइप ऑफ गैसेस। तीन टाइप की गैस का मिक्सचर होता है, मीथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मेजरली ये तीन गैस जो हैं ये मिलके कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्या, बायोगैस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। और बायोगैस किस लिए, बायोगैस आपकी एज अ फ्यूल यूज होती है, बहुत ही अच्छा आइडियल फ्यूल है, ठीक है। तो बायोगैस जो है वो बायोगैस भी बन रही है, और आपको यहाँ से जो पानी मिल रहा है विच इज द ट्रीटेड वाटर, आप इसको क्या कर सकते हो, इट कैन बी रिलीज इन दी वाटर बॉडीज। और ये पानी क्या हो सकता है, वाटर बॉडीज के अंदर, नदी वगैरह के अंदर आप मस्त डाल सकते हो, अब कोई भी टेंशन नहीं है। आपने ऑर्गेनिक मैटर भी कम कर दिया। कौन से टैंक में कम किया ऑर्गेनिक मैटर, एरेशन टैंक में, जहाँ पे बीओडी कम किया था। दूसरा आपने क्या किया, दूसरा आपने यहाँ पे माइक्रोब्स भी खत्म कर दिए। कौन से टैंक में खत्म किए, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से एक बार कंपाइल कर लेते हैं, फिर एक बार मैं थ्योरी लिख दूंगा इसकी, ताकि एक बार थ्योरी से भी चेक कर ले हम कि कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहले हमने देखा, सीवेज आया, प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ जिसमें दो चीजें हुई, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन। जितने भी तैरने वाले पार्टिकल थे पानी में वो सब अलग हो गए। फिजिकल प्रोसेस था, कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब यूज नहीं हुआ, इसलिए प्योरली फिजिकल प्रोसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो आपको पानी मिला वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी स्लज। क्या कहलाएगा वो, प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तीन टैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, एरोबिक टैंक है, मतलब एरेशन टैंक जिसको कहते हैं। क्यों कह रहे हैं एरेशन, क्योंकि एयर की सप्लाई बहुत अच्छी है इस टैंक में, क्योंकि इसके अंदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्रो करने। कौन से एरोबिक ऑर्गेनिज्म, फ्लॉक्स। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस पानी में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका अमाउंट क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम हो गया तो पानी का बीओडी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीओडी कम हो गया तो पानी क्या हो गया यहाँ पे, लेस पॉल्यूटेड। तो इस टैंक के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम किया किसने, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ने, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस दोनों आपस में मिले होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स। उसके बाद क्या हुआ, ये पानी भेजा गया सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ नहीं होता, पानी को बस छोड़ दिया जाता है, और उसके अंदर जो फ्लॉक्स है उनको सेटल करने के लिए छोड़ दिया गया। फ्लॉक्स नीचे आके सेटल हो गए, ये जो तैर रहे थे पूरे पानी में घूम रहे थे, ये नीचे आके सेटल हो गए। इसको आपने बोला एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को एज एन इनोक्यूलम, थोड़ा सा स्टार्टर, आपने वापस डाल दिया किसके अंदर, एरेशन टैंक में, ताकि पीछे से जब और पानी आए तो उसमें ऑलरेडी फ्लॉक्स मिल जाए। तो फ्लॉक्स मिलके फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे और बीओडी फटाफट नीचे आएगा। तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आप इनोक्यूलम का यूज करते हो, जो कि एक्टिवेटेड स्लज ही है। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक का जो पानी आपने कौन से टैंक के अंदर शिफ्ट किया, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, एनारोबिक माइक्रोब्स काम कर रहे हैं यहाँ पे, एनारोबिक बैक्टीरिया, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया मीथेनोजेन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बायोगैस प्रोड्यूस करता है, जिसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मीथेन, इसलिए बैक्टीरिया का नाम है मीथेनोजेन, मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इन तीनों गैसेस के मिक्सचर को हम कहते हैं बायोगैस। तो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोगैस भी बन रही है, ठीक है। तो बायोगैस भी बनती है, और उसके अलावा जो पानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से ट्रीट होकर हमें मिला, दैट वाटर कैन डायरेक्टली बी रिलीज इनटू वाटर बॉडीज। आप वाटर बॉडीज में डाल सकते हो उस पानी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म से, ना ही पानी के, ना ही वो पानी को यूज करने वाले किसी ऑर्गेनिज्म को खतरा है इस पानी से, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। तो आपने एक खतरनाक पानी को, सीवेज को, जो कि बीमार भी कर सकता है और पॉल्यूशन भी कर सकता है, आपने उसको क्या किया, आपने उसको ट्रीट कर दिया यूजिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट can be divided into two parts, primary treatment and secondary treatment. One is physical, second one is biological, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे आते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि एक्सप्लेन सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। और उसके अलावा क्या आ सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि पहले एरोबिक बैक्टीरिया ने ट्रीट किया सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में कि एनारोबिक ने। तो आपको ये याद रखना है जरूर कि पहले एरोबिक ट्रीटमेंट हुआ, मतलब एरेशन टैंक में गया, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में गया, उसके बाद गया किधर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, ठीक है। तो अब ये हटा देता हूँ फटाफट से, और थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। तो फटाफट से थ्योरी भी चेक कर लेते हैं कि हमने जो स्टेप्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं उसकी थ्योरी क्या रहेगी।
तो सबसे पहले हमारा जो ट्रीटमेंट था वो था फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसको आपने बोला प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें रिमूव, ये क्या करता है, इट रिमूव स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स। ये क्या करेगा, पानी के अंदर जो सस्पेंडेड या फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं जो कि छोटे या बड़े हैं, उनको क्या कर देगा, ये अलग कर देगा। दो स्टेप्स में अलग करता है। सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या में क्या होता है, सीवेज इज पास थ्रू वायर मेशेस। वायर की मेश जो होती है उनसे क्या होता है, सीवेज को पास किया जाता है, मतलब छन्नियों से पास किया जाएगा, फिल्टर से, और जो पार्टिकल्स हैं वो फंस जाएंगे, हमें पता है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो बड़े बड़े पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे फंस जाएंगे मेश के ऊपर। देन आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किधर होता है, सेटलिंग टैंक में। इसको सेटलिंग टैंक भी बोलते हो आप, सेडिमेंटेशन टैंक भी बोल सकते हो। इसमें ग्रिड प्रेजेंट होती है, ये बात आपको पता है, जिसमें जो है धीरे धीरे जो भी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं वो सेटल कर जाएंगे नीचे की तरफ और इस ग्रिड में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे नहीं जा पाएंगे पानी के साथ। यहाँ पे जो आपको पानी मिला प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, उसका नाम क्या है, प्राइमरी स्लज, जिसको आपने किसके लिए भेज दिया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए सेंड कर दिया। जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, प्राइमरी स्लज पास इनटू लार्ज एरेशन टैंक्स, ठीक है। टैंक, तो आपने क्या किया, प्राइमरी स्लज को पास किया किधर, एरेशन टैंक के अंदर। और एरेशन टैंक में क्या प्रेजेंट होता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और एजिटेट हो रहा होगा। ये एजिटेट मतलब ये घूम रहा होगा, ये टैंक में जो पानी है वो घूम रहा होगा। घूमने का क्या रीजन है, ताकि ऑक्सीजन ढंग से पानी के अंदर क्या हो सके, मिक्स हो सके, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स, क्या बनने लगेंगे, रैपिड ग्रोथ होने लगेगी, किसकी, फ्लॉक्स की। फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स माइक्रोब्स है। कौन से दो माइक्रोब होते हैं फ्लॉक में, यहाँ पे भी बताया था मैंने आपको, बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया और फंगस मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपस में, चिपकने के बाद वो क्या कहलाएगा, फ्लॉक्स। और आप बता सकते हो कि ये माइक्रोब ऑटोट्रॉपिक होंगे कि हेटेरोट्रॉपिक, कैसे होंगे, तो खुद सोचो, ऑर्गेनिक मैटर से अपना एनर्जी ले रहे, तो ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉपिक हुए ना, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले फ्लॉक्स या एरेशन टैंक में जो माइक्रोब है वो कैसे होते हैं, तो आंसर रहेगा हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। अपने आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हेटेरोट्रॉपिक रहेंगे। तो फ्लॉक्स विच कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फ्लॉक क्या करेंगे, रैपिड ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स, और ये फ्लॉक क्या करेंगे, कंज्यूम करने लगेंगे, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगेंगे, और ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर क्या होने लगेगा, कम। अब ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है तो क्या कम हो जाएगा, बीओडी। बीओडी कम हो गया तो पानी क्या कहलाएगा, कम पॉल्यूटेड कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने इस पानी को भेज दिया, फ्लॉक्स आर सेडिमेंटेड, कहां, सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लॉक्स आर सेडिमेंटेड, और जो सेडिमेंटेड फ्लॉक है उसको आप क्या बोलते हो, एक्टिवेटेड स्लज, क्या बोलते हो, ये एक्टिवेटेड स्लज। और यही एक्टिवेटेड स्लज किसकी तरह यूज होती है, इनोक्यूलम की तरह। मतलब इसी एक्टिवेटेड स्लज को आप वापस से एरेशन टैंक में पंप कर दोगे थोड़ा सा लेकर, ताकि किसकी तरह काम करेगी, ये करेगी स्टार्टर की तरह काम, की जो फ्लॉक है उसकी ग्रोथ फटाफट से तेज कर देगी, जो पीछे से पानी आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। देन एनारोबिक बैक्टीरिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लास्ट टैंक बचा है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बायोगैस। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो बायोगैस प्रोड्यूस करेगा एंड आल्सो किल्स अदर माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स, उसको भी किल कर देगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस व्हिच कंसिस्ट ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद जो आपको पानी मिला है वो ट्रीटेड वाटर है, उसका आप सीवेज ट्रीटमेंट कर चुके हो, वो ट्रीटेड वाटर है, और उसको आप रिलीज कर सकते हो किधर, वाटर बॉडीज के अंदर। सीवेज ट्रीटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे प्लान्स हैं, फॉर एग्जांपल गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, या फिर यमुना एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। ये जो प्लान चल रहे हैं नदियों को साफ करने के लिए, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, उनका बहुत इंपॉर्टेंट उनके अंदर रोल प्ले कर रहा है क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको नदियों को साफ करना है तो आप सीवेज को डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो नदियों के अंदर, क्योंकि अगर आप सीवेज डालते रहोगे तो फिर उसके अलावा कुछ भी करो, नदियां हमेशा गंदी ही रहेंगी, ठीक है। क्योंकि सीवेज जो है वो नदियों को पॉल्यूशन, नदियों में वाटर पॉल्यूशन करने में जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है सीवेज। तो अगर आप सीवेज को ट्रीट कर देते हो इसके थ्रू, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में फायदा ही हो रहा है हमें। फायदा क्यों हो रहा है, एक तो पॉल्यूशन तो कम हो ही रहा है, साथ में बायोगैस भी मिल रही है। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर पॉल्यूशन कर रहा था, अब आपने उसी ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके क्या बना ली, बायोगैस, ठीक है। तो यहाँ पे बायोगैस भी मिल रही है। ये है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपको ये ड्रॉ करके एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, ठीक है। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, उसके बाद एरेशन टैंक में सेडिमेंटेशन टैंक और एनारोबिक टैंक के टिप्स पे याद कर लो, टिप्स पे, ठीक है। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, प्राइमरी ट्रीटमेंट खत्म। देन एरेशन टैंक, सेडिमेंटेशन और एनारोबिक जो है स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर खत्म, ठीक है। तो 5 स्टेप दिखते हैं मेरे को इसके अंदर पूरे। 2 स्टेप्स फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्राइमरी ट्रीटमेंट के, देन आपका जो है एरेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक और एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ये किसका है, ये है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट।
ठीक है। अब हमारा सीवेज ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। सीवेज ट्रीटमेंट एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लेना, ठीक है, जरूर, ठीक है, एनसीईआरटी से रीड करना, तभी और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो लिखवाया आपको उसके नोट जरूर बना देना अपने खुद से, ठीक है। ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करके नहीं आना है, ठीक है। आप वो चीज भूल जाओ, जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपको ये बोल देगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट एक्सप्लेन कर दो, आपको यही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लॉक्स की डेफिनेशन आ जाती है कि फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये पूछ लिया जाएगा। प्राइमरी स्लज क्या होती है, ये पूछ लिया जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज और प्राइमरी स्लज में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि बायोगैस जो है वो किस पार्ट में बनती है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा एनारोबिक सेल डाइजेस्टर में। एनारोबिक सेल डाइजेस्टर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। आपसे पूछेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है, तो आप बताओगे कौन सी फिजिकल प्रोसेस है, कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके अलावा क्वेश्चन क्या आता है, उसके अलावा आपको 3-4 जगह का पानी दे देगा, ठीक है। 3-4 जगह का क्या दे देगा, पानी दे देगा। और आपसे पूछेगा किसके अंदर जो है किसका बीओडी ज्यादा, किसका बीओडी कम। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, 3 जगह का पानी, एक सीवेज ले लिया, एक रिवर वाटर ले लिया, एक आपके आरओ का पानी ले लिया घर में, ठीक है, फिल्टर का पानी आपके। तो आप पूछेगा कि बताओ इसमें से किसका बीओडी ज्यादा है, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीओडी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीओडी। तो आपको बताना पड़ेगा किसका बीओडी ज्यादा होगा इसमें। सीवेज का सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, तो बैक्टीरिया उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगा उसका ऑर्गेनिक मैटर खत्म करने के लिए। जिस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है उसमें बैक्टीरिया डिमांड ही नहीं करेगा बीओडी, तो सबसे कम। आरओ का पानी सबसे कम, उसके बाद आएगा हमारा सबसे बीच में आएगा रिवर वाटर, देन आएगा सीवेज, देन बीओडी एक्सप्लेन करने को आ जाता है कि बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, याद रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं है, ठीक है। बच्चों की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, बीओडी को लिखाते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वो आपको नहीं करना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। तो हमारा ये जो टॉपिक है, और बायोगैस के कंपोनेंट्स क्या है, ये कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे, जो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कि बायोगैस के कंपोनेंट्स की परसेंटेज भी क्या है, वो भी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अगर कोई मुझसे पूछे कि एक क्वेश्चन बनाना है तो किस टॉपिक में से बनाओगे, तो मोस्ट कॉमन जो आंसर रहेगा वो रहेगा बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट का अगर हम डायग्राम देखें तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि मैंने सेम टू सेम यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको समझ के हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी फिर एक बार देख लेंगे। अगर मैं बात करूँ बायोगैस की, तो पिछली क्लास में आपको हिंट दिया था कि बायोगैस जो है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो कि एज अ फ्यूल यूज हो सकती है। बहुत ही अच्छा फ्यूल है क्योंकि इसमें मीथेन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो कंपोनेंट अगर पूछ ले बायोगैस के, बाकी एनसीईआरटी में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दी है। मीथेन इज मैक्सिमम विच इज 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 40%। लेकिन इसके अलावा और गैसेज भी होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन उनका अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है। एनसीईआरटी ने उनको इग्नोर किया हुआ है। लेकिन आपको नहीं भूलना, अगर एमसीक्यू में कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड तीनों दिया हुआ है, तो आपको तीनों वाले ऑप्शन को ही टिक करना पड़ेगा जिसमें तीनों है। तो बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैक्सिमम मीथेन इज प्रेजेंट विच इज CH4, ये बात आप जानते हो, मीथेन इज CH4। तो मीथेन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और इनमें से जो इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टी है वो किस वजह से आ रही है, वो आ रही है आपकी मीथेन की वजह से, विच इज 60% जनरली किसके अंदर, बायोगैस के अंदर। उसके अलावा बायोगैस एक बहुत अच्छा फ्यूल है। क्यों? क्योंकि पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है, और जो है अच्छा फ्यूल है। देन अगर मैं बात करूं कि बनाने में इसको माइक्रोब कौन सा यूज हुआ, तो ये माइक्रोब का नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मीथेनोजेन। इसका एक और नाम होता है मीथेनो, मीथेनो बैक्टीरियम भी बोल सकते हो आप इसको। तो कुछ बुक्स के अंदर मीथेनो बैक्टीरियम लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अलावा माइक्रोब जो है मीथेनोजेन, एज द नेम सजेस्ट, मीथेनोजेन, जेन मीन जनरेटिंग, मीथेन जनरेटिंग मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कि क्या प्रोड्यूस करवाए, मीथेन प्रोड्यूस करवाए। अब ये मीथेनोजेन प्रेजेंट किधर होते हैं, ये मीथेनोजेन प्रेजेंट होते हैं बेटा गट के अंदर। किसके गट के अंदर, कैटल्स, ठीक है, जो ग्रास ईटर्स वगैरह होते हैं उन सबके गट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कैटल्स का जो गट है वहां पे ये मीथेनोजेन ऑलरेडी प्रेजेंट है। और वहां पे कर क्या रहा है ये मीथेनोजेन, गट के अंदर क्या प्रेजेंट है, मीथेनोजेन प्रेजेंट है। कहाँ, कैटल्स के गट के अंदर, काउ, शीप्स, ठीक है, जो भी ग्रास ईटर्स हैं उनके गट के अंदर मीथेनोजेन प्रेजेंट है। और ये मीथेनोजेन कर क्या रहा है उनके गट के अंदर, तो ये मीथेनोजेन वहां पे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। किसके डाइजेशन में, सेल्यूलोज। तो जो भी सेल्यूलोसिक मटेरियल है उसके डाइजेशन में क्या कर रहा है, ये मीथेनोजेन हेल्प कर रहा है, उनके गट में प्रेजेंट है। तो जब सेल्यूलोज का डाइजेशन कर लेता है, और इन कैटल के, क्योंकि ये गट में प्रेजेंट है मीथेनोजेन, तो इन कैटल के डंग के साथ, ठीक है, जो इन कैटल्स का फीकल मैटर होता है जिसको हम डंग बोलते हैं, तो इनके डंग में भी क्या प्रेजेंट होता है, मीथेनोजेन इज प्रेजेंट, मीथेनोजेन प्रेजेंट। तो डंग के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, मीथेनोजेन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रोब चाहिए वो ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट है, इन गट, इन कैटल के डंग के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी डंग के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए मीथेनोजेन बैक्टीरिया आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। आपने अगर डंग डाला है तो उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, उसमें ऑलरेडी मीथेनोजेन प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो बायोगैस प्रोडक्शन में जो कि क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा
अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम आप ये समझो कि ये है सॉइल लेवल, ये अर्थ का लेवल है। बाकी जितना भी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जमीन के अंदर है। मतलब जमीन के अंदर डिगिंग करके, जमीन को खोद के एक टैंक बनाया गया, जमीन को खोद के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ पाइप। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा जमीन के अंदर है और कॉन्क्रीटेड है, ठीक है। कॉन्क्रीट वॉल्स बनी हुई हैं, ठीक है। जो वॉल्स हैं वो कॉन्क्रीटेड हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? जमीन के अंदर बनाने का रीजन क्या है? जमीन के अंदर बनाने से एक फायदा है कि आपको बाहर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी, और क्योंकि आप जमीन के अंदर करा रहे हो तो एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड होगी। और आपको ये बात याद रखनी है, मीथेनोजेन को कैसी कंडीशन चाहिए? एनारोबिक। एनारोबिक कंडीशंस दोगे, ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस दोगे तभी मीथेन प्रोडक्शन करेगा। याद रखना, मीथेनोजेन को अगर मीथेन प्रोडक्शन करना है, बायोगैस प्रोड्यूस करना है अगर मीथेनोजेन को, तो उसको कैसी कंडीशन चाहिए होती है? एनारोबिक। और यही एनारोबिक कंडीशन जो है प्रोवाइड करने के लिए हम जमीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं, तब ये टैंक बनाते हैं, ठीक है। तो ये टैंक जमीन के अंदर रहता है और कॉन्क्रीटेड क्यों रहता है? ताकि आइसोलेटेड रहे, जरा से भी ऑक्सीजन ना पहुंच पाए इस टैंक के अंदर। ज्यादा से ज्यादा क्या रहे? एनारोबिक कंडीशन रहे, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ मीथेनोजेन। और मीथेनोजेन जब सेल्यूलोज वगैरह पे और डाइजेस्ट करेगा, डाइजेशन के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? मीथेन गैस। और ऑब्वियसली डाइजेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, या रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस करेगा ही, तो बायोगैस, बायोगैस बोलेंगे हम इसको। तो बायोगैस प्रोडक्शन में मीथेनोजेन हेल्प करता है। और कैसी कंडीशन में बायोगैस प्रोडक्शन हो रहा है? एनारोबिक कंडीशन में, इसीलिए सॉइल के अंदर बनाया गया है पूरा। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? ये तीन चेंबर्स तो आपको दिख रहे हैं। ये जो सबसे बड़े वाला टैंक दिख रहा है इसका नाम है डाइजेस्टर। क्या नाम है? डाइजेस्टर। क्योंकि यहीं पे एनारोबिक बैक्टीरिया विच इज मीथेनोजेन क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा और मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कहते हैं बायोगैस। तो यहीं पे पूरी माइक्रोबियल एक्टिविटी होने वाली है। ये क्या है? ये है इनलेट। इनलेट मतलब यहाँ से आप रॉ मटेरियल डालोगे, ठीक है, जिससे बायोगैस बनने वाली है। ये है आउटलेट। यहाँ पे जब मीथेनोजेन का डाइजेशन हो चुका होगा, बायोगैस बन चुकी है, जितने भी प्रोडक्ट्स है वो यूज्ड, जितना भी है मटेरियल वो सारा बाहर आ जाएगा इधर से, फिर आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ से मटेरियल अंदर जा रहा है, रॉ मटेरियल, यहाँ पे मीथेन गैस बन रही है, माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, और यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हो। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये कवर है। ये कवर है जो कि जिसने किसको कवर किया हुआ है? जिसने डाइजेस्टर को कवर किया हुआ है कंप्लीटली। और ये कवर जो है ये फ्लोटिंग कवर है। कैसा है? फ्लोटिंग कवर। और इसी कवर के अंदर, ये अंदर से खोखला है, ठीक है, ये अंदर से एक सिलेंडर है जो कि अंदर से क्या है? खोखला। और इसके अंदर क्या आ सकती है? गैस आ सकती है, इसलिए आप इसको गैस होल्डर भी बोलते हो। क्या बोलते हो? गैस होल्डर। और ये फ्लोटिंग कवर है। फ्लोटिंग कवर का मतलब है जैसे जैसे गैस इस पे प्रेशर लगाएगी, जैसे जैसे यहाँ पे माइक्रोब काम करते रहेंगे, गैस इसमें इकट्ठी होती रहेगी, ये जो कवर है ये ऊपर होता रहेगा। और अगर इसके अंदर गैस कम होगी तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। और ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये जो कवर है ऊपर चला जाएगा, कम लगेगा तो कवर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट भी करता है कि आपके जो डाइजेस्टर है उसके अंदर कितना गैस है, ठीक है, कितना गैस आप और यूज कर सकते हो। तो गैस के अमाउंट को भी आपके बताता है कौन? ये कवर। तो कवर की फ्लोटिंग होने का रीजन ये भी है कि ये क्या बता सकता है आपको? गैस का अमाउंट, ठीक है। जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस इसमें प्रेजेंट है, जितना नीचे रहेगा उतनी ही कम अमाउंट ऑफ गैस है। तो फ्लोटिंग कवर आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे जहाँ पे गैस इकट्ठी होगी, ठीक है, और कौन कौन सी गैस है? बायोगैस। बायोगैस विच इज मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बायोगैस यहाँ पे इकट्ठी होगी ये बाहर आ सकती है, इसको आप यूज कर सकते हो। एक पाइप लगा के आपने इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, पाइप लगा के आप इसको यूज कर सकते हो। ये नॉब खोलोगे आप तो यहाँ से आपकी क्या बाहर आएगी? गैस बाहर आएगी। और इस पाइप को आप कहीं भी कनेक्ट कर लो, अपने घर से कनेक्ट कर लो, या जहां भी आपको बायोगैस एज अ फ्यूल यूज करना है आप इस पाइप को वहां पे कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये बायोगैस क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये बायोगैस प्रोडक्शन के लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा। आपको सबसे पहले डंग लेना पड़ेगा, ठीक है, काउ डंग लेना पड़ेगा, और कुछ और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लेने पड़ेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई भी सब्सटेंस आप नहीं डालोगे। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को क्या करोगे? डंग को मेजरली क्या करोगे? आप पानी के साथ मिक्स करके क्या बना लोगे? स्लरी बना लोगे, ठीक है। स्लरी मतलब पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर पेस्ट लाइक बना लोगे आप, और इधर से आप उसको फेड करोगे, मतलब भरोगे किसको? डाइजेस्टर को। तो आपने इधर से क्या किया? इधर से डाइजेस्टर को भरा, ठीक है। तो डाइजेस्टर भर गया। किससे भर गया डाइजेस्टर? डंग प्लस वाटर। किससे भरा हुआ है डाइजेस्टर? डंग प्लस वाटर। इधर भरा। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब यहाँ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो गई। क्यों यूज शुरू हुई? किसने शुरू करी? मीथेनोजन ने। मीथेनोजन कहाँ से आया? जब आपने यहाँ पे डंग और वाटर मिक्स करके डाला, ठीक है, तो डंग में ऑलरेडी मीथेनोजन प्रेजेंट होता है। कहाँ से आया डंग में? डंग में आया गट से, ठीक है। जिस भी कैटल का वो डंग था, गट में उसके ऑलरेडी मीथेनोजन प्रेजेंट थे, तो गट के थ्रू कहाँ आ गया? डंग के अंदर। तो आपको अलग से कोई भी माइक्रोब डालने की जरूरत नहीं है। अब आपने फेड करा दिया, तो इसको भरने के बाद आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो इनलेट है, इनलेट का मतलब जहां से आपने क्या किया है? इसको अंदर डाला है, किसको? स्लरी को। स्लरी मतलब डंग प्लस वाटर का जो पेस्ट है, आपने उसको जहां से अंदर डाला है, ये क्या है? इनलेट। आपने इसको ढक दिया ताकि यहाँ से गैस लीक ना हो सके बिल्कुल भी, ठीक है। और आपका ये जो होता है ये होता है आउटलेट। गैस आउटलेट नहीं है ये आउटलेट है आपका। यहाँ से जो स्लरी, स्पेंट स्लरी जो निकलेगी यहाँ से, जिसको आप स्लज भी बोल सकते हो, तो ये जो स्पेंट स्लरी यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पे इकट्ठी होगी। ये भी कवर होना चाहिए क्योंकि गैस यहाँ से भी लीक
नहीं करनी चाहिए। तो पूरा कवर कर दिया है आपने ताकि गैस यहाँ पे कहीं भी लीकेज ना हो। अब समझते हैं कि गैस प्रोडक्शन शुरू कौन कर रहा है। यहाँ पे जो आपने डंग डाला और जो वाटर डाला, मीथेनोजन अपना काम करेंगे। और मीथेनोजन क्या काम करेंगे, मीथेनोजन एज द नेम सजेस्ट मीथेन जनरेटिंग, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, बायोगैस जनरेट करेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो आउटलेट है, सॉरी ये जो गैस होल्डर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बायोगैस बढ़ती जाएगी। क्योंकि बायोगैस बढ़ेगी तो ये प्रेशर लगाएगी, और गैस अगर यहाँ पर भर रही है, क्योंकि अंदर से खोखला है तो गैस इधर भरेगी, क्योंकि गैस भर रही है तो दोनों साइड पे प्रेशर लगाएगी, इस पे भी लगाएगी और नीचे भी लगाएगी। जब ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी तो जो ये होल्डर है ये किधर जाएगा, ये जो आपने कवर लगाया हुआ है किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलने लगेगा कि इसके अंदर गैस बननी शुरू हो गई है। ठीक है, उसके अलावा गैस नीचे की तरफ भी प्रेशर लगाएगी। ठीक है, क्योंकि गैस सारी बॉल्स पे प्रेशर लगाती है, बात आप जानते हो। तो ऊपर प्रेशर लगाएगी तो ये इस कवर को ऊपर लेके जाएगा। जब नीचे प्रेशर लगाएगी तो स्लरी के ऊपर प्रेशर लग रहा है, स्लरी के ऊपर प्रेशर लगने की वजह से स्लरी का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। और स्लरी का अमाउंट बढ़ने की वजह से स्लरी धीरे धीरे कहां से बाहर आने लगेगी, आपके आउटलेट से। ठीक है, तो आप इसको स्लज भी बोल सकते हो, स्लज। ठीक है, तो यहां से आपको क्या बाहर आती हुई दिखेगी, स्लज बाहर आती हुई दिखेगी। स्पेंट स्लरी है ये, स्पेंट स्लरी का मतलब जिसमें से बायोगैस निकल चुकी है, जिसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। तो ये स्लरी कहां आ रही है, धीरे धीरे बाहर। अब आप क्या करो, अगर आपको गैस यूज करनी है तो इस नॉब को खोलो, यहां से गैस यूज कर लो। ठीक है, जब गैस आप यूज करोगे इसमें गैस का अमाउंट कम होगा, ये इनलेट फिर से नीचे, ये आपका जो कवर है ये कहाँ आ जाएगा, फिर से नीचे। तो गैस का इनलेट आउटलेट किधर है, ये रहा। ठीक है, इनलेट एक है सिर्फ, इनलेट का मतलब जहां से आप अंदर डालोगे किसको, स्लरी को। इनलेट सिर्फ एक है, आउटलेट दो है, एक स्लज का आउटलेट है, एक गैस का आउटलेट है। तो आउटलेट दो है, इनलेट एक है। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप खोलोगे तो आपको बायोगैस मिल जाएगी, यूज कर सकते हो। और इस प्लांट को आप कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हो। कंटिन्यूअसली का मतलब है कुछ दिन के बाद जब इसमें गैस कम होने लगे तो आप यहाँ पे नई स्लरी डाल दो। फिर से आपने डंग और वाटर को मिक्स किया, यहाँ से फिर से फिल कर दिया इसको, यहाँ से निकालते रहो। ठीक है, यहाँ से स्पेंट स्लरी को निकालते रहो, स्पेंट स्लरी का मतलब जो कि यूज हो चुकी है उसको निकालते रहो, यहाँ से नहीं डालते रहो। तो आपकी मीथेन गैस आप कह सकते हो बायोगैस बनती रहेगी, रुकेगी नहीं बायोगैस बनना। उसके अलावा ये जो स्लज बन रही है, ये स्लज भी यूजफुल है। ठीक है, ये स्लज का भी यूज है, इसको आप एज अ बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो। तो जितना भी प्रोडक्ट था उसमें से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकला, आपने हर एक चीज का यूज किया। ठीक है, और एफिशिएंट वे में यूज किया। आपने डंग के थ्रू फ्यूल भी बना लिया, डंग के थ्रू फर्टिलाइजर भी बना लिया। तो अब आप इस फ्यूल को यूज भी कर सकते हो और इस फर्टिलाइजर को भी यूज कर सकते हो। इसलिए ये बायोगैस प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एफिशिएंट है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली भी यूज कर सकते हैं। एक बार आप ये प्लांट काम करना शुरू हो जाए, आप इधर से स्लरी डालते रहो, इधर से स्लज निकालते रहो। आपने डंग प्लस वाटर डाला, इधर से स्लज निकालते गए, इधर से और डाला, निकालते गए, और डाला, निकालते गए, गैस बनती रही। ठीक है, तो गैस बनती रहेगी इसके अंदर, कंटिन्यूअसली भी ये वर्क कर सकता है। और कितनी गैस है इस होल्डर के अंदर, ये डिपेंड करता है कि ये होल्डर की पोजीशन क्या है। अगर ज्यादा गैस होगी तो ये ज्यादा लिफ्टेड होगा, अगर कम होगी तो ये नीचे की तरफ दिखेगा, आपको लेस लिफ्टेड दिखेगी। बात समझ में आ रही है। तो अब जो मैंने आपको बात समझाई वही यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जो कि स्टेप्स हैं। ठीक है, बायोगैस प्लांट के वो स्टेप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 फीट डीप, कितना, 10 से 15 फीट डीप कॉन्क्रीट टैंक। ये जो डाइजेस्टर है 10 से 15 फीट डीप होता है। इन विच स्लरी ऑफ डंग इज फेड। आपने क्या डाला जिसके अंदर, स्लरी डाला डंग का। किससे डाला, थ्रू इनलेट। किसके थ्रू डाला आपने, इनलेट के थ्रू। ठीक है, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये जो है इसको आप इनलेट बोल सकते हो, इनलेट। ठीक है, इनलेट का मतलब जहां से आप अंदर डाल रहे हो किसको, डंग प्लस वाटर को। सेकंड स्टेप, सबसे पहले आपने स्लरी डाल दी। सेकंड स्टेप, फ्लोटिंग कवर इज केप्ट ओवर द स्लरी। ये स्लरी जो है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, फ्लोटिंग कवर प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लोटिंग कवर का मतलब ये ऊपर और नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इसके अंदर कितनी गैस है, तो ये फ्लोट कर रहा है, एक जगह पे फिक्स नहीं। ठीक है, फ्लोटिंग कवर। दूसरा पॉइंट, आपको फ्लोटिंग कवर याद रखना है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है कि द आउटलेट कनेक्ट्स टू द पाइप। आउटलेट जो है, गैस के आउटलेट की बात कर रहा है, गैस होल्डर से जो गैस के आउटलेट है कनेक्टेड टू अ पाइप फॉर द रिमूवल ऑफ बायोगैस। अगर आपको बायोगैस निकालनी है, अब यूज करनी है या उसको यहाँ से रिमूव करना है, तो उसको पाइप से कनेक्टेड है वो। और अब इस पाइप को आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, आप उसको डायरेक्टली चूल्हे पे कनेक्ट कर लो, या फिर जहाँ पे भी आपको फ्यूल चाहिए उस जगह पे आप क्या कर लो, इसको कनेक्ट कर लो। बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है बायोगैस। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा फ्यूल है। उसके बाद द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट। और ये जो स्पेंट स्लरी है उसके लिए एक और आउटलेट प्रेजेंट है, तो दो आउटलेट है, एक है गैस के लिए आउटलेट, बायोगैस के लिए, एक है स्पेंट स्लरी के लिए आउटलेट। स्पेंट स्लरी का मतलब जो स्लरी यहाँ पे यूज हो चुकी है, जिसका माइक्रोब काम करके बायोगैस प्रोड्यूस हो चुकी है, वो स्लरी बाहर कैसे निकलती है, वो निकलती है आउटलेट से ही। लेकिन वो किसका आउटलेट है, स्लरी का आउटलेट। तो आउटलेट विच कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। जो स्पेंट स्लरी है वो किसकी तरह यूज कर सकते हो आप, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है ये। ठीक है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर। तो ये जो है आपका बायोगैस प्लांट और उसके स्टेप्स हमने देखे। अब इंडिया के अंदर जो बायोगैस की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो सबसे पहले कहां से आई, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, कहां से आई। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे, आप दो नाम याद रखोगे, IARI, ठीक है, और दूसरा KVIC। तो IARI की फुल फॉर्म है इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है, एक तो ये है इंस्टीट्यूशन। दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है, खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, तो ये दो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस बायोगैस प्लांट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के अंदर बायोगैस प्लांट जो है वो टेक्नोलॉजी को, कि बायोगैस प्रोडक्शन डंग से, हाउ कैन यू प्रोड्यूस फ्यूल फ्रॉम डंग, और वो उसको भी फिर आप जो डंग को है फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो। ये दो इंस्टीट्यूशंस ने जो है काम किया। आगे आ रहा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपको क्वेश्चन में भी आता है, एग्रीकल्चरल है यहाँ पे, कल्चर नहीं, इट्स कल्चरल। ठीक है, फुल फॉर्म आती है इसलिए याद रखना, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, तो ये दो नाम है जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं। आईआरआई की फुल फॉर्म आ जाती है, केवीआईसी की फुल फॉर्म आ जाती है। स्टेप्स ऑफ बायोगैस हमने देख लिया, बायोगैस प्लांट देख लिया, एक इनलेट, दो आउटलेट, एक गैस का और एक स्लरी का। ठीक है, जिसको आप स्लज भी बोल सकते हो। एक साइड से आपने डाला, दूसरी साइड से निकाला, बीच में बायोगैस बनती रही और आपने उसको यूज किया। जमीन के अंदर क्यों बनता है, कंक्रीट वॉल की क्या जरूरत है, जमीन के अंदर एरोबिक कंडीशन चाहिए होती है कि एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, बैक्टीरिया कौन है, ठीक है, और बायोगैस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आपसे पूछा जाता है, रादर देन आपसे कंप्लीट पूछ ले कि बायोगैस गैस प्लांट एक्सप्लेन कर दो। तो उससे बेटर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मोस्ट कॉमनली आपसे एक एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं कि बायोगैस के कंपोनेंट्स लिख दो, कैसी कंडीशन चाहिए होती है, मिथेनोजन आया कहाँ से, ठीक है, डंग में कहाँ से आया, तो वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन में आनी चाहिए। अब एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, मैंने वैसे सेम बनाया है, लेकिन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी का डायग्राम भी। तो आपको दिख रहा है सबसे पहले इनलेट, अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इनलेट दिख रहा है जिसमें डंग और वाटर दिख रहा है, और वो इनलेट भी जो है वो कवर्ड है, देखोगे ध्यान से तो उसको कवर किया हुआ है। यहाँ से अंदर फिल किया किसको, स्लरी को, विच इज डंग एंड वाटर। फिर आपको डाइजेस्टर दिख रहा है, डाइजेस्टर के अंदर भरी हुई है पूरी स्लरी, उसके अंदर आपको गैस होल्डर दिख रहा है जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। उसके बाद आपको स्लज दिख रही है आउटलेट में, जिसका आप यूज कर सकते हो इसकी तरह, फर्टिलाइजर की तरह। देन आपको आउटलेट ऑफ गैस दिख रहा है जहाँ से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको आप बायोगैस बोलते हो, वो बाहर निकाल सकते हो फॉर योर यूज। ठीक है, और ये पूरा सेटअप जो है कहाँ है, ये जमीन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पूरा का पूरा सेटअप किधर प्रेजेंट है, जमीन के अंदर। तो ये है हमारा बायोगैस प्लांट, इतना आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, तो वो देख लेते हैं फटाफट से। सो अब हम देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, फिर देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो यही दो लास्ट टॉपिक बचे हैं हमारे चैप्टर के। ये दोनों टॉपिक्स करने के बाद हमारा टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट अगर देखें तो सबसे पहले बायो कंट्रोल होता क्या है, ठीक है, उसके बाद समझेंगे बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है। बायो कंट्रोल एज द नेम सजेस्ट, बायो कंट्रोल मतलब आप किसी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, किसी टाइप की बीमारी को, पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए जो कि बीमारी कर सकता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कर सकता है, या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है उसको खा के। ठीक है, तो पेस्ट जनरली इंसेक्ट होते हैं और जो पैथोजन होते हैं वो जनरली माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे। तो किसी पेस्ट को या पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो, या बायोलॉजिकल टेक्निक का यूज कर रहे हो टू कंट्रोल अ पेस्ट और पैथोजन, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल। और जो भी ऑर्गेनिज्म आपने यूज किया पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे आप, बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है कि आप जनरली पेस्टिसाइड्स डाल दो, डायरेक्टली पेस्टिसाइड डाल दो, कौन से, केमिकल पेस्टिसाइड डाल दो। लेकिन वो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनके अपने नुकसान हैं। ठीक है, अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड डालोगे तो उसमें क्या होगा, वो जनरली आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, और वो केमिकल पेस्टिसाइड्स हो सकता है आपकी क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर आपकी क्रॉप ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो हो सकता है जो उसको कंज्यूम कर रहा है उस क्रॉप को, वो भी क्या हो सकता है, उसकी बॉडी के अंदर भी नुकसान पहुंच सकते हैं। सो केमिकल पेस्टिसाइड एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इन पेस्ट को कंप्लीटली इरेडिकेट या खत्म करने का। तो बायो कंट्रोल क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। सो बायो कंट्रोल इज नेचुरल मेथड, इट्स अ नेचुरल मेथड, नो केमिकल नो आर्टिफिशियल एजेंट यूज ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन कंट्रोल। किसको कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को या फिर पैथोजन को। क्या फर्क होता है पेस्ट या पैथोजन में, पेस्ट जनरली इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी क्रॉप को खा के या किसी दूसरे तरीके से क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। पैथोजन बीमार कर देते हैं प्लांट को, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। तो नेचुरल मेथड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन कंट्रोल इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर इंसेक्ट्स। अगर आप किसी इंसेक्ट, वायरस या बैक्टीरिया, तीनों ही बायोलॉजिकल एजेंट है, अगर इनका यूज कर रहे हो किसी पेस्ट या पैथोजन को यूज करने कम करने के लिए, ठीक है, फील्ड के अंदर उनके अमाउंट को कम करने के लिए अगर आप किसका यूज कर रहे हो, ऑर्गेनिज्म का ही यूज कर रहे हो, तो मेथड विल बी नोन एज बायो कंट्रोल। और जिस भी ऑर्गेनिज्म का आपने यूज किया कंट्रोल करने के लिए वो कहलाएगा बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करा आपने क्या करने के लिए, पेस्ट और पैथोजन को कम करने के लिए, उसी नेचुरल मेथड को हम, टेक्निक को हम कहते हैं बायो कंट्रोल। बात समझ में आई, बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर बायो कंट्रोल कहते हैं। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स क्यों नहीं यूज करते हैं ये हमें अच्छे से पता है। तो जो नेचुरल गार्डनर्स होते हैं, जो कि आप क्या कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनिक गार्डनर्स होते हैं,
जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा पसंद करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है आप कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का या केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हो। इफ यू आर नॉट यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल का आप यूज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ नेचुरल मेथड्स का यूज कर रहे हो, तो ऐसे टाइप की फार्मिंग हमारी कहलाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि आप किसी भी इंसेक्ट को या पेस्ट को, चाहे वो आपकी क्रॉप को नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रहा हो, उसको कंप्लीटली खत्म करना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जिस भी जगह पे आपने उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया, लेट से मैंने एक जगह पे जहां पे पेस्ट प्रेजेंट था, एक जगह पे मैंने केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर दिए, ऐसे केमिकल यूज कर लिए जिसकी वजह से पेस्ट ही खत्म हो गया, यहाँ पे वो इंसेक्ट ही खत्म हो गया, तो क्या नुकसान पहुंचेगा? इनकी क्रॉप के लिए हो सकता है वो ठीक हो कि ये पेस्ट खत्म हो जाए, लेकिन इकोसिस्टम के लिए ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो इंसेक्ट आपने खत्म कर दिया, कंप्लीटली खत्म कर दिया उस जगह से, उस इंसेक्ट पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो भी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा था, ठीक है, फूड चेन आप अच्छे से जानते हो कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, फिर उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है। अगर आप एक भी ट्रॉपिक लेवल को, एक भी ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर देते हो, तो उस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट हैं वो सब क्या हो जाते हैं, उन सबको भी मुश्किल हो जाती है, हो सकता है वो भी खत्म हो जाए उससे। तो अगर आपने एक किसी भी टाइप के इंसेक्ट को अपनी अपने फील्ड से कंप्लीटली खत्म कर दिया, तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, वहां का फूड चेन बिगड़ जाएगी, क्योंकि उस इंसेक्ट पे फीड करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर उसको फीड करने वाले जितने ऑर्गेनिज्म थे, जो भी फीड कर रहा था उनके ऊपर, वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा फूड चेन में, और फूड चेन में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो इसका मतलब इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, जो कि बायोलॉजिकली अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो नेचुरल मेथड है बायो कंट्रोल, ये कंप्लीटली खत्म नहीं करता है, ये सिर्फ चेक करता है। चेक मतलब कंट्रोल में रखता है किसको, पैथोजन या पेस्ट को। तो आपको याद रखना है कि बायो कंट्रोल एजेंट कंप्लीटली खत्म नहीं करता है पेस्ट या किसको, आपके पैथोजन को। ये क्या करता है, उसको कंट्रोल में रखेगा। तो ये पेस्ट को कंट्रोल में रखता है कि आपकी क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, इतना इतना कंट्रोल में रखता है कि आपकी क्रॉप पे शायद फर्क भी ना पड़े कि ये पेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कंप्लीटली खत्म करना बायो कंट्रोल एजेंट के जो मेथड है उसके अंडर नहीं आता है। तो बायो कंट्रोल एजेंट की आपको बायो कंट्रोल की डेफिनेशन आती है। तो बायो कंट्रोल एजेंट की आएगी तो यही लिख देना, उसके आगे लिख देना द एजेंट विच आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब एग्जांपल की बात करते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन आता है कहां से, एग्जांपल से। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स, और यहाँ पे लिखा है पेस्ट या पैथोजन जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है, या किस तरीके से ये बायो कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके आगे मैंने लिखा है। तो सबसे पहला लेडी बर्ड बीटल, ठीक है, बीटल छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे लेडी बर्ड बीटल्स, ये क्या करते हैं, ये एफिड्स के ऊपर फीड करते हैं, दे फीड ऑन एफिड्स। एफिड्स जो है ये क्या है, एफिड्स भी एक टाइप के पेस्ट हैं। ये क्या करते हैं, ये क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये पेस्ट है। तो ये इंसेक्ट है, एक टाइप के इंसेक्ट पेस्ट है, जिसको जिसके ऊपर फीड कौन कर रहा है, लेडी बर्ड। तो अगर आपकी क्रॉप के ऊपर एफिड्स का हमला हो गया, ये इंसेक्ट पेस्ट का हमला हो गया, तो और आप जो है क्या है, आप ऑर्गेनिक फार्मर हो, आप नहीं केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हो, तो आप क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपनी क्रॉप के अंदर, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो लेडी बर्ड बीटल। इसको इंट्रोड्यूस कर दो। ये जो बीटल है ये आपकी क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये एफिड्स को जो है क्या करेगी, इनके ऊपर फीड करके एफिड्स को खत्म कर देगी, ठीक है। तो एफिड्स के अमाउंट को चेक करने के लिए क्या डाल सकते हो आप, लेडी बर्ड बीटल। लेकिन उसके लिए आपको ये बात समझ में आ रही होगी होपफुली कि बायो कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो करने के लिए आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन से पेस्ट को कौन से टाइप का बायो कंट्रोल एजेंट यूजफुल होगा, कि अगर एफिड्स है आपकी क्रॉप के अंदर तो कौन सा यूजफुल होगा, ठीक है। तो अगर एफिड्स है तो क्या यूजफुल होगा, लेडी बर्ड बीटल। अगर मस्किटोज हो गए आपकी क्रॉप के अंदर, ठीक है, अगर मस्किटोज आ गए ज्यादा, ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ड्रैगन फ्लाई जो है वो मस्किटोज के अमाउंट को क्या करेगी, चेक करेगी, उनके अमाउंट को कम करके रखेगी। उसके अलावा क्या है, आपको स्पोर्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी, ये बीटी जो है आपकी बायोटेक के अंदर आप दोबारा पढ़ोगे और बहुत डिटेल में पढ़ोगे। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जीनस और स्पीशीज एक बैक्टीरिया है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इज अ बैक्टीरिया, आपको याद रखना है क्या है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं वो टॉक्सिक होते हैं कुछ इंसेक्ट के लार्वा के लिए, ठीक है। अगर कोई इंसेक्ट को ग्रो करना है तो हमें पता है कि इंसेक्ट जो है पहले लार्वा रिलीज करता है, फिर वो लार्वा जो है डेवलप होता है इनटू कंप्लीट इंसेक्ट। तो अगर लार्वा को ही किल कर दोगे तो इंसेक्ट ग्रो नहीं कर पाएगा, वहां इंसेक्ट नहीं बनेगा। तो जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है विच इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इसके स्पोर्स को यूज कर सकते हो आप अपनी क्रॉप के अंदर। ये कुछ सर्टेन इंसेक्ट के लार्वा को क्या करने नहीं देता, ग्रो नहीं करने देता। तो उन इंसेक्ट्स को, स्पेसिफिक उन्हीं इंसेक्ट्स को का अमाउंट कम करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, बीटी का। तो आपको क्वेश्चन आता है बीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस विच इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसका स्पोर जो है वो टॉक्सिक है, याद रखना है, द स्पोर इज टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब है ये पॉइजनिंग क्रिएट कर देगा और लार्वा को किल कर देगा, ठीक है। किसके, कुछ इंसेक्ट्स के, सारे इंसेक्ट्स को किल नहीं करता है, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। कौन से स्पेसिफिक पेस्ट है वो हम देखेंगे बायोटेक में। अभी आप इतना याद रखो सिर्फ कि बीटी एक टाइप का क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है, जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है किसके अंदर, लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स। देन ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है भाई, ट्राइकोडर्मा जो है एक टाइप का फंगस है। और कैसा फंगस है ये एक टाइप का फ्री लिविंग फंगस है, फ्री लिविंग फंगस। आपको एक बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब इसको जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ चिपकने की जरूरत नहीं है, प्लांट की रूट के साथ चिपकने की जरूरत नहीं है, अपने आप जिंदा रह सकता है अकेला भी,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्री लिविंग फंगस। और अगर कहीं किसी के साथ चिपक के जिंदा रह रहा है, किसी का यूज कर रहा है या किसी की हेल्प ले रहा है, तो हम इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक, मतलब किसी के साथ चिपक के, वो भी देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी। अभी आपको याद रखना है ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि किस लिए यूज होती है, जो कि यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज। जो प्लांट की डिसीज है, कुछ डिसीजेज है प्लांट की, और डिसीजेस क्यों होती होंगी, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीजेस क्यों होती होंगी, ड्यू टू पैथोजन। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है एक टाइप का फंगस है जो कि बाकी पैथोजन की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो अगर आपने ट्राइकोडर्मा क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया है अपनी क्रॉप के अंदर, तो ये फंगस ग्रो करेगी, प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस जो पैथोजन, जो माइक्रोब नुकसान पहुंचा रहा था प्लांट को, उसको ग्रो नहीं होने देगी वहां पे। तो आप ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये प्लांट पैथोजन को ग्रो नहीं होने देगी, इसलिए ट्रीटमेंट की तरह भी यूज की जाती है किसमें, प्लांट डिसीजेस में। तो प्लांट डिसीज हो गई है तो आप इस फंगस का यूज कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगस है ट्राइकोडर्मा, विच इज अ फ्री लिविंग फंगस, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज बफेलो वायरस। ठीक है, बफेलो वायरस, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। बफेलो वायरस, बफेलो वायरस जो है क्या करता है, ये इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स के जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल में रखेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अटैक करता है, ये किल कर देता है किसको, कुछ इंसेक्ट्स को और आर्थ्रोपोड्स को। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स को क्या करके रखेगा, ये किल कर देगा, तो उनके अमाउंट को कम कर देता है। तो बफेलो वायरस इज अ बायो कंट्रोल एजेंट। क्वेश्चन क्या आता है, वो क्वेश्चन सुनो, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए आता है कि बफेलो वायरस कौन सी जीनस का मेंबर है। ठीक है, बफेलो वायरस की जीनस क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो जीनस है, जीनस है बफेलो वायरस की, बफेलो वायरस इज अ बायो कंट्रोल एजेंट व्हिच बिलोंग्स टू द जीनस न्यूक्लियो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस वायरस। ठीक है, तो ऐसे ब्रेक करके करोगे तो इजी लगेगा, वरना आपको बहुत लंबा गंदा सा नाम लगेगा। ये बहुत इजी नाम है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस क्या है, ये जीनस है किसकी, बफेलो वायरस की, जो कि क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट। किसको कंट्रोल करता है, आर्थ्रोपोड्स को। आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करके रखेगा, उनको किल करेगा, उनको अटैक करेगा। तो अगर आपकी आपकी फील्ड में आर्थ्रोपोड ज्यादा हो रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं आपकी क्रॉप को, पेस्ट ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप बफेलो वायरसेस को क्या कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। 1 2 3 4 5 टोटल 5 बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जांपल लिया, और ये पांचों के पांचों एनसीईआरटी से हैं और इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि भाई लेडी बर्ड बीटल जो है वो किस लिए काम आती है, एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर मस्किटोज हो गए हैं तो ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, कुछ सर्टेन लार्वा को, अगर इंसेक्ट के लार्वा को आपको कंट्रोल करना है तो बैसिलस thuringiensis बीटी के स्पोर्स का आप यूज कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हो अगर आपको प्लांट डिसीजेस को क्योर करना है, क्योंकि ये पैथोजन को ग्रो करने से रोकता है। अगर आपको आर्थ्रोपॉड ज्यादा हो गए, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड, तो उनको अटैक करने के लिए बफेलो वायरसेस का यूज होता है, विच बिलोंग्स टू अ जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इतनी बातें आपको जरूर याद होनी चाहिए माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट में। होपफुली आपको समझ में आया बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। केमिकल पेस्टिसाइड्स का अगर यूज नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि आप किसी भी पेस्ट को कंप्लीटली खत्म मत करो किसी भी जगह से, क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप उसकी सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट कंट्रोल्स द पॉपुलेशन, इसीलिए इसका नाम है बायो कंट्रोल। इट कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, या पेस्ट जो भी आपकी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कंप्लीटली किल नहीं करेगा, डिलीट नहीं करना है आप उसको। ठीक है, तो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट वन इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, कि बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे काम करते हैं क्या, माइक्रोब्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं भाई, क्योंकि बायो नाम आ गया तो बायो मतलब कोई ना कोई माइक्रोब यूज हो रहा होगा ऑब्वियसली। सो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन को। कौन से कंटेंट को, नाइट्रोजन कंटेंट। अगर आपको क्या करना है, बायो फर्टिलिटी बढ़ानी है सॉइल की, तो उसका नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा दो, तो सॉइल उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होती है। जितना ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा सॉइल क्या होती है, फर्टाइल। और ये जो बायो फर्टिलाइजर है ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है, क्योंकि आप यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप किसका यूज कर रहे हो, ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो, बायोलॉजिकल एजेंट का यूज कर रहे हो। तो ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। एग्जांपल क्या है बायो फर्टिलाइजर के, तो 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले है बैक्टीरिया। ठीक है, उनमें सबसे पहला बैक्टीरिया आपको दिख रहा है राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये क्या है, ये है सिम्बायोटिक, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब ये रूट्स के साथ जो है वो क्या होगा, चिपका हुआ दिखेगा। 11th क्लास में अगर आपको याद होगा प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमने नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ा था, कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी रूट्स के अंदर क्या हो जाता है, ये बैक्टीरिया नोड्यूल बना देगा। ठीक है, नोड्यूल्स बना देगा, और इन नोड्यूल्स के अंदर क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करने में हेल्प करता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, वो सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, वो सारे किसकी तरह यूज होंगे, बायो फर्टिलाइजर। तो राइजोबियम, एजोस्पाइरलम, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जो है बेटा वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। कैसा है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का भी एग्जांपल पढ़ लिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, और हमने एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया का भी एग्जांपल पढ़ लिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। और ये तीनों टाइप के बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं किसके, सॉइल के।
तो आप आपसे अगर कोई भी पूछे कि राइजोबियम या फिर एजोस्पाइरिलम या फिर एजेटोबैक्टर ये कैसे इंक्रीज कर रहे हैं सॉइल की फर्टिलिटी, तो आप बोलोगे बाय इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट। क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं हम माइकोराइजा की। ठीक है, ये जो माइकोराइजा है ये होता क्या है, माइकोराइजा इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब ये चिपक के रहते हैं। माइकोराइजा दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक मतलब आपस में चिपक के रह रहे हैं। कौन है ये है फंगस, फंगस और साथ में रूट्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स की रूट और फंगस ये आपस में चिपक के रहते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब कुछ फंगस भी प्लांट की हेल्प कर रही है और प्लांट भी फंगस की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। माइकोराइजा बनाने में क्वेश्चन आता है, माइकोराइजा बनाने में फंगस की कौन सी जीनस जो है वो हेल्प करती है, तो आपको याद रखना है ग्लोमस, GLOMUS। तो फंगस की कौन सी जीनस है जो कि माइकोराइजा जनरली बनाती है, ग्लोमस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेम द जीनस ऑफ फंजाई which helps which forms mycorrhiza, या symbiotic association with roots of higher plant, तो क्या बोलोगे आप, ग्लोमस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब माइकोराइजा प्लांट को हेल्प कैसे करता है, सिर्फ ये देख लो 11th का टॉपिक था, बट यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए। माइकोराइजा रेजिस्टेंस बढ़ा देता है प्लांट की पैथोजन को लेकर, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें माइकोराइजा बनी हुई है, मतलब रूट के साथ फंगस चिपकी हुई है, ऐसे प्लांट के अंदर पैथोजन एंटर नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो रूट के थ्रू, रूट बॉर्न पैथोजन, मतलब रूट के थ्रू जो भी पैथोजन एंटर करने की कोशिश करता था पहले, अब वो नहीं एंटर कर पाएगा। ठीक है, अब वो पैथोजन एंटर नहीं कर पाएगा, तो प्लांट जो है रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई प्लांट के अंदर टू अ डिसीज। तो डिसीज से बचने के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है माइकोराइजा। दूसरा, इंक्रीज टॉलरेंस, प्लांट की टॉलरेंस को इंक्रीज कर देगा टू सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब सॉल्टी वाटर, पानी में अगर सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है, तो प्लांट को वहां भी सर्वाइव कर सकता है जिसके अंदर माइकोराइजा है वो वाला प्लांट। और ड्रॉट, रफ कंडीशन जो होती है, ठीक है, जो रफ कंडीशन होती है उन कंडीशंस को भी, मतलब कम पानी वाली कंडीशन में भी जो माइकोराइजा है वो प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैसे, अगर सॉइल के अंदर पानी कम है तो माइकोराइजा जो है प्लांट की रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है और एब्जॉर्ब करने में भी क्या करता है, पानी को हेल्प करता है। तो पानी कितना भी कम हो, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा ही रहेगा किसका, प्लांट का। तो इंक्रीज द टॉलरेंस। उसके बाद इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ को तो बढ़ाई गई, जब न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन, वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, अब प्लांट को बीमारियां कम हो रही हैं, तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो माइकोराइजा जो है वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, माइकोराइजा एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। क्यों, क्योंकि वो प्लांट को ऐसे हेल्प कर रहे हैं और प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। क्यों एक्ट करते हैं, वो रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब नाउ साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेटा मोनेरा आपने पढ़ा होगा। तो साइनोबैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम का मेंबर है, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हो। क्या बोलते हो, ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। और एल्गे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसलिए आप इनको क्या बोल रहे हो, एल्गे। तो ब्लू ग्रीन एल्गे को ही साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, पहली बात तो आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये दो चीजें करते हैं बेटा, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर है ये। दूसरा, ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, फोटो सिंथेसिस। तो ये दो चीजें करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल का क्या बढ़ा देंगे, नाइट्रोजन कंटेंट। दूसरा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ा देंगे सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करने की वजह से क्या कर रहे हैं, ये फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कैसे क्या, किसके लिए, एज अ बायो फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल क्या क्या है, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। 11th वाली एग्जांपल्स हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया में आपने पढ़े थे, वहां नहीं पढ़े तो यहाँ पे याद कर लो कि साइनोबैक्टीरिया आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम के मेंबर हैं, क्योंकि क्या करते हैं ये, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्योंकि ये प्रोकैरियोट है इसलिए इनको बैक्टीरिया बोलते हैं, और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसलिए इनको एल्गे बोलते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं इसलिए इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट, और फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। ऊपर वाले एरो का मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज करते हैं। तो इसी वजह से इनको बायो फर्टिलाइजर की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको इतना जरूर याद रखना है किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, एग्जांपल भी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये है हमारे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, जिसमें बैक्टीरिया पढ़े हमने कैसे करते हैं बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज क्यों करते हैं और इनके एग्जांपल क्या है। फंजाई पढ़े कैसे हेल्प करते हैं और इसका एग्जांपल क्या है। साइनोबैक्टीरिया कैसे करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज और इनके एग्जांपल क्या है। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी कहाँ, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, हमने माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट भी पढ़ लिया। ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। लास्ट में जो मैंने आज की क्लास में आपको जितना लिखा है आपको इतना ही याद रखना है, और जैसा लिखवाया है वैसा ही याद रखना है। तो इसके नोट जरूर खुद से जरूर बना लेना और इसको साथ के साथ याद करके खत्म कर दो। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन अगर एक बार याद कर लिया, ठीक है, तो फिर स्कोरिंग है बहुत ज्यादा।
ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है इस टॉपिक के साथ। अब मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।